हाँ जी। तो इंडियन इकोनॉमी के लास्ट लेक्चर में स्वागत करना है क्या आपका? ठीक है, कर देता हूँ। तो स्वागत है आपका। लास्ट लेक्चर है बजट और क्लाइमेट चेंज हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में जो 10th चैप्टर है क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, वो पढ़ेंगे। आज के लेक्चर से 5 से 10 नंबर, इवन 15 नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन बजट से आता है, एक क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक से आता है। अब वो 5-5 नंबर के आ सकते हैं, 5-10 नंबर के आ सकते हैं, 5-2 नंबर के आ सकते हैं। तो इस तरीके से 10 नंबर अपन एवरेज लेके चल सकते हैं। हार्डली 1 घंटे का लेक्चर होगा, फटाफट से खत्म कर देंगे अपन, ठीक है? तो बिना बकवास किए सीधा चलते हैं अपन बजट पे। ये रहा साहब बजट, ये इंग्लिश में रहा और ये रहा हिंदी में। केंद्रीय बजट 2025-26, आपको पता है 2025-26 होता है क्योंकि 26 के मार्च 31 को एंड होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें तो आपको सिखाने की जरूरत है नहीं, आप सब प्रीलिम्स क्लियर करके आए हो, समझदार हो। सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो थीम इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन में थीम पूछ सकता है, सबका विकास, बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास। ये थीम थी इस बार वाले बजट की, ठीक है? अब थोड़ा बहुत अपने को पता होना चाहिए लिखने के लिए। ये सीधा तो नहीं पूछेगा भाई कुल बजट एक्सपेंडिचर कितना था, 50 लाख करोड़ था लगभग, ये नहीं पूछेगा। लेकिन 10 मार्केट क्वेश्चन में अपन बहुत बार बता सकते हैं कि भाई 50 लाख करोड़ का बजट था, उसमें से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग 11.2 लाख करोड़ था, ठीक है? जीडीपी का कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.1% हो गए, और वैसे 11 चौक 44 मतलब लगभग कितना हो गया, 21-22% वैसे हो गया बजट का। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर पे या इन्वेस्टमेंट पे, तो वहां पे पूंजीगत व्यय इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेटा जब आप लिख के आते हो, जब ग्राफ बना के आते हो, जब पाई चार्ट बना के आते हो, तो इकोनॉमिक्स में मार्क्स ज्यादा आते हैं 10 मार्केट क्वेश्चन में, 5 मार्केट क्वेश्चन में, ठीक है? तो 2-3 इंपॉर्टेंट है, ये हटा दो। राजस्व प्राप्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुद्ध कर प्राप्तियां भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने लाख करोड़? कुल बजट आकार 50 लाख करोड़ है, उसमें जो पूंजीगत व्यय है वो 11.21 लाख करोड़ है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 11.21 लाख करोड़ रुपीज है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंपॉर्टेंट है, 11.7%। मतलब जितनी भी जीडीपी है उसका यदि हम टैक्स कितना आ रहा है, उस 11.7% आ रहा है। यूएसए वगैरह जो डेवलप कंट्रीज होती है उनमें तो हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लोग देते हैं। तो यूएसए में 25% ही है, ठीक है? हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। फिजिकल डिफिसिट का टारगेट 4.4% है, ठीक है? तो ये अपन देखें तो भाई जैसे 22-23 में 6.4% था, फिर 23-24 में 5.6 हो गया। रिवाइज एस्टिमेट यदि 2024-25 का देखें तो 4.8% था। इस बार का जो बजट एस्टिमेट है वो 4.4% है। अब ये रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट में क्या अंतर होता है भाई, ये अपने काम का नहीं है। प्री के टाइम मैंने पढ़ाया था, प्री में जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है? तो ये अभी अपन छोड़ते हैं। अभी एग्जैक्ट, क्योंकि 18 दिन बचे हैं मेंस में, एग्जैक्ट वही चीजें पढ़ाऊंगा जो अपने काम की है। फालतू में ही क्लटर नहीं करनी है, चीजें को डी क्लटर करना है, ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट है साहब, डायरेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन देखो। पिछली बार क्वेश्चन क्या आया था कि रेवेन्यू रिसीट के कोई भी 4 वो बता दो, ठीक है? इस बार ये ऑर्डर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऑर्डर वाइज बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू रिसीट हुआ है, देखो आप अपन ने प्री में बजट पढ़ा था, प्री में बजट पढ़ा था तो आपको पता है कि, एक मिनट इसको नीचे कर लेता हूं थोड़ा, ठीक है? तो अपन अपन को पता है कि ये बजट है। बजट के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। 2 पार्ट होते हैं, अपने को पता है। रेवेन्यू के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? वैसे ही कैपिटल के भी 2 पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो ये राजस्व हो गया, ये पूंजीगत हो गया। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। अब जैसे राजस्व प्राप्तियां कौन कौन सी होती है? टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में कौन कौन से आते हैं भाई? कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह हो गए, है ना, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह हो गई। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करें, अच्छा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। रेवेन्यू रिसीट में और नॉन टैक्स में कौन कौन से भाई? किसी पे फाइन लगा दिया, ये सब लगा दिया, फाइन लगा दिया। और उसके अलावा कोई किताब आप बेच रहे हो, गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसमें भी रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा भाई? गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है अपने कर्मचारियों को, डिफेंस पे जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, पेंशन दे रही है गवर्नमेंट, ये सब क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कैपिटल पूंजीगत रिसीट क्या होगा? गवर्नमेंट लोन ले रही है तो वो पूंजी पूंजी हो गई लोन, और रिसीट मतलब क्योंकि प्राप्त कर रही है वो। डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट की अपने जो भी सेंट्रली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, ओएनजीसी हो गया और ये सब भेल हो गया, ये सब हो गया ना, इनका शेयर बेच रही है। शेयर बेचने से पैसा आएगा, तो जब भी शेयर बेचने से पैसा आता है वो किस में आता है? कैपिटल में आता है, पूंजीगत उसमें आता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट वाली बात हो गई, है ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? पूंजीगत वे कौन कौन सा? लोन दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया, ठीक है? ये सब हो गया। उसके अलावा और लोन कैसे ले सकती है गवर्नमेंट? बॉन्ड जारी करके, तो वो कैपिटल रिसीट में हो जाएगा। तो ये सब पता है आपको।
ठीक है साहब। ग्रांट जो देते हैं वो किस में आता है? ग्रांट आता है रेवेन्यू में। तो स्टेट गवर्नमेंट को यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, पैसा दे रही है, तो एक्सपेंडिचर हुआ। और कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व। क्यों? क्योंकि ग्रांट है वो। तो इंटरेस्ट और ग्रांट रेवेन्यू में आता है, जबकि लोन जो होता है वो किस में आता है? कैपिटल में आता है, पूंजीगत में आता है। तो ये आपने प्रीलिम्स में अच्छे से पढ़ा था। तो अब देखो रेवेन्यू रिसीट है, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिसीट हुआ इनकम टैक्स है। तो ये वैसे है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स याद करने का एक तरीका है। तो सबसे ज्यादा पहले डायरेक्ट टैक्स में कौन से इनकम टैक्स से इनकम हुई गवर्नमेंट को। फिर आया इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा वाला? जीएसटी वाला। फिर वापस डायरेक्ट टैक्स आ गया, कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर इनडायरेक्ट टैक्स है एक्साइज ड्यूटी, फिर इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जैसे गवर्नमेंट लगाती है पेट्रोल डीजल वगैरह पे, ठीक है, और जो क्या नाम है टोबैको वगैरह, सिगरेट वगैरह पे, इन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। और कस्टम जो बाहर से माल आ रहा है, माल जा रहा है, उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है आयात निर्यात पे, वो कस्टम ड्यूटी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो रुपी देखो सबसे ज्यादा है कहाँ पे? इनकम टैक्स 22%, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स। फिर जीएसटी 18% हो गया। फिर कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया 17%। फिर उसके बाद में तो ये अपने काम का नहीं है। अपने को तो क्या देखना है? सीधा सीधा अपने को तो देखना है सीधा सीधा ये वाला ऑर्डर, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज और कस्टम। ठीक है साहब। एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो रहा है भाई? जा कहाँ रहा है? राजस्व वे कहाँ कहाँ हो रहा है? तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज, भाई स्टेट को जैसे सेंटर ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट रिकवर करता है, जो भी सीजीएसटी हो गया या आईजीएसटी हो गया, तो इसका आईजीएसटी का 50% जो है वो स्टेट्स को देना पड़ता है। तो स्टेट का जो शेयर है टैक्स ड्यूटी पे वो सबसे ज्यादा जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट का। फिर इंटरेस्ट पेमेंट, भारतीय जो सरकार है उसने बहुत सारा लोन ले रखा है, चाहे बॉन्ड वो करके या बाहर से लोन ले रखा है। तो अपन ने कल पढ़ा था 19% जो टोटल लोन है वो बाहर का है, और बाकी का यहाँ पे अपन ने देखा था कि 80% जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो है। मतलब अपनी जीडीपी कितनी है? लगभग 4 ट्रिलियन जीडीपी है मान लो, तो इसका 80% कितना होगा? लगभग 3 ट्रिलियन अपन ने लोन ले रखा है डोमेस्टिक या फिर बाहर मिला के। तो इस पे ब्याज भी तो देना पड़ता है ना। तो इंटरेस्ट पेमेंट सबसे सेकंड नंबर पे आ गया। ठीक है, ब्याज तो भाई आदमी को खा जाता है तो देश को भी खा जाता है। सेंट्रली सेक्टर स्कीम, फिर उसके बाद में देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का ज्यादा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से वे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में तो 100% गवर्नमेंट को ही देना पड़ता है ना, यूनियन गवर्नमेंट को ही। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में तो स्टेट गवर्नमेंट को भी 40% देना पड़ता है। तो ये हो गया। फिर फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है ना कि भाई बियॉन्ड 41% प्लस 1% ट्रांसफर करो। तो ये सब हो गया। तो ये भी अपने को रट लेना है। तो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजी सॉरी राजस्व प्राप्तियां कहां से हुई, राजस्व व्यय कहां कहां हुए। राजस्व प्राप्तियां में इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। अब ये रखने वाली चीज आपकी है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे पहले तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज हो गया। फिर क्या नाम है क्या था ये, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, फाइनेंस कमीशन के जो भी ट्रांसफर्स होते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो रुपी गोज टू भी अपन ने पढ़ लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.2 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एसेट वगैरह पूंजीगत जो वे है वो कहाँ पे एसेट बना दिया, रोड बना दी, हाईवे बना दिया, रेल बना दिया, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कोर पिलर है भाई विकसित भारत 2047 विजन का। जब तक हम कैपिटल इंटेंसिव खर्चा नहीं करेंगे, जब तक अपन रेवेन्यू पे ही खर्चा करते रहेंगे, इस पे पेंशन पे और सब्सिडी पे और योजनाओं पे ही खर्चा करते रहेंगे ना अपन, तो फिर अपन विकसित नहीं बन सकते। अपने को लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा विकसित बनने के लिए। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है? नए एसेट बना दिया, लोन दे दिया यूनियन और स्टेट को, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ट्रेंड्स क्या है? कैपेक्स 3 गुना हो गया पिछले 5 साल में, क्योंकि देखो 2020-21 में 4 लाख करोड़ रुपए ही था, अभी 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि अच्छी बात है। इंडिया टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ नहीं होती थी, अभी अपन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है साहब। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रांट टू द स्टेट फॉर द क्रिएशन ऑफ असेट। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द यूनियन गवर्नमेंट प्लस ग्रांट टू द स्टेट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ असेट। मैं समझा देता हूं आपको होता क्या ये। देखो यूनियन जो बजट आया 50 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करना है, इसमें साफ साफ लिखा होता है कि भाई इतने रुपए तो यहाँ पे लगाने, जैसे हाईवे मिनिस्ट्री को दे दिया है ना, रूरल डेवलपमेंट में यहाँ पे लगाने है ना, एग्रीकल्चर में ये वेयर हाउस वगैरह बनाने, तो इनको मिला के कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया। ठीक है साहब। प्लस कुछ ग्रांट देती है यूनियन गवर्नमेंट। अब ग्रांट अपने फाइनेंस कमीशन की जो पढ़ा था, फाइनेंस कमीशन जब प्रीम पढ़ा था, तो ग्रांट देती है, अलग अलग टाइप की ग्रांट होती है। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट होती है, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट होती है, बहुत सारी है ना, हेल्थ वगैरह की ग्रांट होती है, ये सब होती है। तो ग्रांट देती है। अब ग्रांट किस में आता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जब ये वाली कैलकुलेशन की थी कि ग्रांट हमेशा किस में आता है? रेवेन्यू में आता है। रेवेन्यू मतलब राजस्व में आता है। लेकिन ग्रांट स्टेट को तो दे दी। अब वो स्टेट ने क्या किया, जैसे राजस्थान को मान लो 10 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट मिल गई, इतनी तो नहीं मिलेगी ऑफकोर्स, मान लो 10 लाख करोड़ की मिल गई। अब 10 लाख करोड़ की ग्रांट में से 5 लाख करोड़ रुपए राजस्थान ने क्या किया? कैपिटल एसेट बनाने में लगा दिए।
हाईवे बना दिया, एक हाईवे तो ऑफकोर्स राजस्थान गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, मान लो स्टेट हाईवे बना दिया, या फिर स्कूल बिल्डिंग्स बना दी, एसएमएच हॉस्पिटल बना दिया, बड़े आईपीडी टावर बना दिया एसएमएच हॉस्पिटल 5 लाख करोड़ का। तो अब यूनियन गवर्नमेंट ने तो ग्रांट दिया था स्टेट को, जो कि रेवेन्यू में आता है, इसमें राजस्व में आता है, लेकिन उन्होंने काम में किस में ले लिया, कैपिटल बनाने में, हाईवे, इसमें हाईवे बनाने में या फिर हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने में। इसलिए इसको भी जोड़ लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वो रेवेन्यू में जा रहा था लेकिन काम कैपिटल में आ गया। इसलिए इफेक्टिव यदि हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जो भारत सरकार का पूंजीगत व्यय, प्लस ग्रांट गिवन टू द स्टेट दैट हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट कैपिटल एसेट्स। जो भी राज्य सरकारों को ग्रांट प्रदान की गई है जो कि पूंजीगत व्यय में काम ली गई है। हिंदी में मैं पढ़ देता हूं आपको। प्रभावी पूंजीगत व्यय होता है संघ का, मतलब वही यूनियन का पूंजीगत व्यय, प्लस राज्यों को परिसंपत्तियां बनाने के लिए दिया गया अनुदान, अनुदान ग्रांट होता है। ठीक है, तो ठीक है साहब, ये भी हो गया साहब। देखो ये दोनों मिलके ही ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है। ये लाल है ना, ये दोनों का सम है। देखो 10.2 और 3 को मिलाओगे तो 13.2 बन गया, 11.2। और अब ये सब ग्राफ्स वगैरह होते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, तो मेरी जिम्मेदारी आपको ये सब ग्राफ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया दोनों को जोड़ के। ठीक है साहब, ये थोड़ा बहुत मोटा मोटा याद रख लेना। सबसे ज्यादा जो व्यय किया गया वो रक्षा मंत्रालय पे किया गया, फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय पे, फिर गृह मंत्रालय पे, फिर कृषि पे, है ना। सबसे ज्यादा डिफेंस पे, फिर रूरल डेवलपमेंट पे, होम अफेयर्स पे और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे। अब समझ में आ रहा है ना ऑपरेशन सिंदूर वगैरह के बाद में, पाकिस्तान वॉर के बाद में, कि भाई डिफेंस पे एक्सपेंडिचर क्यों जरूरी है, क्यों रक्षा सौदे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों मिलिट्री पे या फिर सेना पे खर्चा करना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि सोवरेनिटी नहीं रहेगी, देश ही नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब का डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है साहब। तो विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले एक इंजन होगा। इंजन 4 टाइप के इंजन होंगे। देखो ये एक गाड़ी है विकास की, ये गाड़ी है साहब विकास की। अरे ये क्या बना दिया मैंने, ये आगे क्यों एक पहिया लगा दिया मैंने, रुको। अपनी ड्राइंग पेंटिंग तो बचपन से ही मस्त है। ठीक है, ये विकास की गाड़ी है और यहाँ पे ये इंजन है। ठीक है, विकास की तरफ जा रही है, ये 2047 है। तो ये जो इंजन है ना, ये इंजन 4 इंजन लगे हुए हैं। इन 4 इंजन की 1 2 3 4, ये 4 इंजन की मदद से ये गाड़ी आगे जाएगी। इस इंजन में जो फ्यूल हमने रखा है ना, वो रिफॉर्म का रखा है कि अलग अलग रिफॉर्म हमें करने पड़ेंगे, इन इंजन में रिफॉर्म करने पड़ेंगे। अब ये इंजन कौन कौन से, एग्रीकल्चर एक इंजन है। ठीक है साहब, याद रखना 2 नंबर के उसमें। और ये सारी चीजें ना, आप नोट्स के लिए रोते रहते हो, लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज में सारी चीजें कवर कर रखी है जो भी इंपॉर्टेंट है, एक चीज नहीं छोड़ी। तो मेंस की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन भी आप पढ़ के जाओगे तो भी डायरेक्ट हिट होंगे वहां पे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, एमएसएमई हो गया। ठीक है, और एक क्या होगा, एग्रीकल्चर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया। ये 4 इंजन है। ये चारों इंजन याद रख लेना कि भाई 2047 तक के विजन को, ये क्यों अटकता है यार, ये 2047 तक के विजन को प्राप्त करने के लिए 4 इंजन प्रमुख कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और एमएसएमई। ये 4 इंजन हो गए। इनमें फ्यूल कौन सा डाला जा रहा है, रिफॉर्म का फ्यूल डाला जा रहा है। अब रिफॉर्म कौन कौन से वो भी अपन आगे पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले तो भाई विकसित भारत को, अच्छा विकसित भारत के प्रिंसिपल्स भी पूछा जा सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 3 6 प्रिंसिपल, तो ये 6 प्रिंसिपल भी आप याद कर लेना। तो वैसे याद कर लो आप कि भाई 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर तो पहला हो गया, तो एग्रीकल्चर एक्सीलेंस लाना है, पहला रिफॉर्म प्रिंसिपल ही हो गया विकसित भारत के लिए। दूसरा प्रिंसिपल क्या, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तो स्किल लेबर आपकी दूसरा रिफॉर्म प्रिंसिपल हो गया। तीसरा क्या होगा, सर्विस सेक्टर, सर्विस में एजुकेशन हेल्थ आता है, तो एक हो गया हेल्थ केयर एक्सेस, दूसरा हो गया क्वालिटी एजुकेशन, तो 4 हो गए। ठीक है, उसके अलावा नारी, विमेन एम्पावरमेंट और जीरो पॉवर्टी, लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है। तो ये 6 विकसित इसके प्रिंसिपल्स हो गए। ठीक है साहब, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये 4 जो तबके, इन पे विशेष ध्यान अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गरीबी हो गई, स्किल के लिए युवा हो गया, अन्नदाता एग्रीकल्चर हो गया और नारी के लिए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो गया। ठीक है, तो 70% इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करना है। अभी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो कितना है इंडिया, इसका महिलाओं का 37% ही है। ठीक है, इसको, और चाइना में कितना था, 60% था। अपने को 70% लेके जाना है यदि विकसित भारत बनना है तो। ठीक है, विकसित भारत की आकांक्षा क्या है, विकास को तीव्र गति देना है, और वो विकास समावेशी होना चाहिए। भाई विकास तो हो जाएगा, अंबानी अडानी विकास करते जा रहे हैं और लोगों के पास खाना ही नहीं तो क्या काम का, तो समावेशी विकास होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, भारत के उभरते मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता को बढ़ाना है। जब आप व्यय क्षमता आपकी बढ़ेगी, जब आप कंजम्पशन ज्यादा करोगे तो जीडीपी बढ़ती है, जब मैं खर्चा करूंगा ज्यादा। ठीक है साहब, तो मिडिल क्लास की आपको जो एक्सपेंडिचर जो कैपेसिटी उसको बढ़ाना है। निजी क्षेत्र की निवेश को प्रोत्साहित करना है। अभी निजी क्षेत्र निवेश करता ही नहीं, यहाँ पे उल्टा है ना। परिवार की आशा और विश्वास को, परिवारों की आशा और विश्वास को सुदृढ़ करना है। जब परिवारों की आशा और विश्वास सुदृढ़ होगा
तब जब गवर्नमेंट में ट्रस्ट होगा तभी वो शेयर बाजार में लगाएंगे, तभी वो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, सेविंग की हैबिट उनकी कम होगी, ठीक है, तभी हम विकसित भारत की तरफ जाएंगे। विकास के 4 इंजन है, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये याद कर लेना। अब देखो इनमें अंदर कुछ भी पढ़ाने का नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई देखो, एक तो 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि विकास के 4 विकसित भारत बनाने के लिए 4 प्रमुख इंजनों की विवेचना कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए या फिर डिटेल में डिस्कस कीजिए उनको। तो कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया। अब ये अपन ने आगे वाले चैप्टर में देखो, लास्ट में बजट पढ़ाने का रीजन ये था क्योंकि बजट एक तरीके से समरी हो गई, ठीक है, कि अब जैसे मान लो कृषि हो गया तो कृषि में जितने भी डबलिंग फार्मर इनकम के वो थे वो सब अपन यहाँ पे लिख देंगे कुछ, क्योंकि उनके पास जो की आएगी ना, यदि की आती होगी तो उनमें तो डायरेक्ट ये लिखे होंगे। तो कोशिश करना ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, ये याद नहीं भी रहे तो भी अपन ने एग्रीकल्चर चैप्टर अलग से पढ़ा है तो उसकी जो सारी चीजें लिख के आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये लिखोगे तो और ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे क्योंकि की में ये सारी चीजें। तो एग्रीकल्चर में भाई विकास के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब ये 2 नंबर में सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है और 10 नंबर में ये पूरा इंजन का भी आ सकता है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में क्या हुआ, देखो कृषि जिला विकास कार्यक्रम, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था गरीबी को हटाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसी तर्ज पे तो आप लिख सकते हो, है ना, जस्ट लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, या फिर इंस्पायर्ड बाय द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो आकांक्षी जिला प्रोग्राम था उसके तहत कृषि जिला विकास कार्यक्रम ले आए। इसमें 100 जिलों को कवर करना है। कितने जिले, लगभग 780 जिले अपने पूरे देश में, उसमें 100 जिलों को लगभग कवर करना है अपने को। उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उत्पादन क्षमता बढ़ानी है उनकी, ठीक है, कम उत्पादकता है उनमें, औसत से जो कम ऋण है तो उन ऋणों के मानकों को बढ़ाना है ना, ऋणों का फॉर्मलाइजेशन करना है। अभी इनफॉर्मल सेक्टर से ऋण ज्यादा ले रहे हैं। लक्ष्य कितने लोगों को कवर करना है, कितने किसानों को, 1.7 करोड़, 1 करोड़ 70 लाख किसानों को कवर करना है, ठीक है साहब। उत्पादकता में वृद्धि करनी है, फसल की विविधीकरण करना है, ऐसा नहीं कि भाई एक ही एक फसल मोनोक्रॉपिंग हो रही है, नहीं, अलग अलग टाइप की फसल, उनको मशरूम की खेती सिखाओ, उन्हें हॉर्टिकल्चर सिखाओ, उन्हें कैश क्रॉप उगाना सिखाओ, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप सिखाओ, पल्सेज का उनको बताओ, ठीक है, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि करनी है ताकि वेस्टेज ना हो, ताकि उनको डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं करनी पड़ी। अब डिस्ट्रेस सेलिंग क्या होती है अपने पिछले लेक्चर्स में कवर किया हुआ चीज है ना। सिंचाई सुविधा में सुधार करना है। दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देना है, बिल्कुल क्रेडिट को बढ़ावा देना है, जैसे केसीसी की मदद से हो गया ना, ठीक है साहब। तो ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना डायरेक्ट 2 नंबर 5 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर अलग से इसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में भी आ सकता है, ठीक है। ग्रामीण संपन्नता अनुकूलन निर्माण करना है, ठीक है, एडेप्टेशन करना है उनको, तो विकास करना है, निवेश, तकनीकी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। अब ये कोई पढ़ाने की चीजें हैं नहीं। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ये आप पढ़ोगे ना एक बार, आपको याद कर लेना है कि भाई कृषि में जो बजट में, क्योंकि 3-4 पॉइंट याद करने हैं, 4-4 पॉइंट सबके याद कर लिए, चारों के 4 चौक 16 पॉइंट हो गए भाई। 10 नंबर के क्वेश्चन में 16 पॉइंट खूब होते हैं। तो एक तो कृषि, मान लो बजट का क्वेश्चन आ गया कि बजट में जो 4 जो इंजन हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो कृषि लिखोगे आप, कृषि में आप लिखोगे प्रधानमंत्री धन धान्य योजना हो गई। दूसरा आप ये लिखोगे दलहनों में आत्मनिर्भरता लानी है। 1-2 पॉइंट इसके अंदर लिख दिए कि 6 वर्षीय मिशन तूर, उड़द और मसूर पे विशेष ध्यान। क्यों? क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अपन ने देखा था मोजाम्बिक से, तंजावी से, और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है अफ्रीका का, वहां से अपने को, और मलेशिया से, इनसे इंपोर्ट करना पड़ता था। तो उन पे आयात को, निर्भरता को कम करना है। तो तूर, उड़द और मसूर पे, है ना। उसके बाद नाफेड और एनसीसीएफ की भूमिका इंपॉर्टेंट है ना। जलवायु सहनशील बीजों का विकास करना है। क्लाइमेट रेजिलिएंट जो सीड्स है उनका विकास करना है। प्रोटीन सामग्री में वृद्धि और उत्पादकता में सुधार करना है, क्योंकि दलहनों में तो प्रोटीन होता है अच्छा खासा। कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार करना है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है साहब। सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम लाना है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। बिहार में मखाना बोर्ड, 1 पॉइंट ये याद कर लो आप। मत्स्य पालन के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो भारत दूसरा स्थान रखता है मत्स्य उसमें। समुद्री खाद्य निर्यात 7,000 करोड़ रुपए का है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मत्स्य पालन अच्छे से किया जा सकता है। कपास उत्पादन के लिए 5 वर्षों का एक मिशन घोषित किया गया है। तो देखो, दलहन आपने लिख दिया, कपास लिख दिया, मत्स्य लिख दिया, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य स्कीम लिख दी। ऐसे 4-5 पॉइंट आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर टेक्सटाइल के लिए 5 मिशन है सही भाई। फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, और फैशन से फॉरेन, ये 5 F है। खेत से रेशा, रेशा से कारखाना, कारखाना से फैशन, और फैशन से विदेश, ये 5 F आपने लिख दिया टेक्सटाइल में, ठीक है। नामरू भाषा में यूरिया संयंत्र लगा रहे। अब ये लाइफ साइकिल अप्रोच आप यूज कर सकते हो इसको याद करने के लिए। मैंने जब कृषि आपको पढ़ाया था लाइफ साइकिल अप्रोच बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, मिट्टी के बारे में कुछ कर रहे हैं क्या, मिट्टी के बाद में उसमें फर्टिलाइजर वगैरह देंगे, तो भाई यूरिया संयंत्र लगा रहे हैं आसाम के नाम रूप में। भारत में 5 यूरिया संयंत्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, सिंदड़ी में, बरौनी, गोरखपुर, रामगुंडम और तलचर में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आप लिख के आ सकते हो 10 मार्कर क्वेश्चन में। केसीसी की लिमिट बढ़ा दी गई 3 लाख से 5 लाख, जो MISS स्कीम थी, ठीक है,
उसके अंदर। तो संशोधित ब्याज योजना के अंदर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत ऋण सीमा 3 लाख से 5 लाख बढ़ा दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में भारत डाक को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समर्थित किया गया ताकि उनको ऋण मिल सके अच्छे से। तो ऋण के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, है ना, उनको बार बार एटीएम में नहीं जाना पड़ेगा, बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, वही यहाँ पे एक पीओएस मशीन लाता है और वहीं पे निकाल के देता है, एंट्री कर देता है उसमें वो। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया और केसीसी हो गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, ग्रामीण भंडारण एवं खाद्य प्रसंस्करण हो गया 20,000 करोड़ का प्रावधान के साथ, वेयर हाउस बनाने हैं, सिलोज बनाने, इस तरीके के काम करिए। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी को, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल को सहायता देनी है ताकि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोशन किया जा सके, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और विलेज प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। अब ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो ट्रेडिशनल पॉइंट तो ही सही। ठीक है, तो कृषि में 4-5 पॉइंट आपको आराम से याद रह जाएंगे। धन धान्य स्कीम, टेक्सटाइल पे 5F विजन वाला हो गया, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ये हो गया। दलहनों के लिए 5 साल का एक मिशन है जिसमें तूर, मसूर और उड़द की दाल पे आयात निर्भरता को अपने को कम करना है। केसीसी वाली जो चीज हो गई, सहकारिता वाली एनसीडीसी हो गया, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल हो गया। उसके अलावा इंडियन नेशनल पेमेंट बैंक हो गया। अब ये रटने वाली चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती कि ऐसे मुझे स्पून यही मतलब हम लोग आए इसीलिए कि स्पून फीडिंग नहीं करवाना है कि भाई पीपीटी पे बक्के जा रहे एक ही चीज को, कहाँ होगा, कोटा होगा, कोटा होगा, कोटा होगा। अरे ये फिर बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाता है। तो ये याद करने वाली चीज आप करो, समझाने वाली चीज मैंने समझा दी। ठीक है, मखाना क्या होता है आपको पता है? वो क्या नाम है, वो होते हैं ना जो जल बड़े बड़े पत्ते होते हैं और पानी में उगते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे यार, कल ही खाया था, रुको रुको याद आएगा, सफेद सफेद होते हैं, गोल गोल, इंग्लिश भूल गया। अच्छा इधर होगा ना यार, मखाना, इसमें मखाने लिखा होगा, लेकिन मखाना बोर्ड, एग्रीकल्चर में फिशरीज हो गया, मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड ही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो मैं बता दूंगा, आपको याद आए तो मैं बता ही देता हूँ। आपने खाया भी होगा ये पक्का। मखाना वो वाले मखाना नहीं होते जो मीठे वाले होते हैं, वो नहीं होते। ये बहुत अच्छे होते हैं फाइबर के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फॉक्स नट्स, लोटस सीड्स। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। यूरिया प्लांट हो गया नामरूप आसाम में, और ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो भी चल जाएगा अपने काम। पल्सेज में आत्मनिर्भरता बनानी, कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गया। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस बनाना है, कैसे कैसे बनाना है, क्लाइमेट रेजिलियंट अपने को सीड्स वगैरह का निर्माण करना है। ठीक है, धन धान्य कृषि योजना होगी। ठीक है साहब, एक पिलर हो गया, एक इंजन हो गया। दूसरा एमएसएमई, तो पहली बात तो एमएसएमई की डेफिनेशन ही पूछ सकता है 2 नंबर 5 नंबर में। ठीक है, एमएसएमई की डेफिनेशन इस बार और चेंज हो गई है। तो अब माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट, स्मॉल के लिए 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट और मीडियम एंटरप्राइज के लिए 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया। और टर्नओवर की बात करें तो माइक्रो एंटरप्राइज 10 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइज 100 करोड़ और मीडियम एंटरप्राइज 500 करोड़ के टर्नओवर तक भी मीडियम एंटरप्राइजेज मानी जाएगी। ठीक है, तो एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इन्वेस्टमेंट टर्नओवर के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। 2.5, 25 और 125, मतलब ये 5-5-5 आ रहे हैं इसमें, तो 2.5 इसका 10 गुना करोगे तो 25 और फिर 125 है। ठीक है, और ये 10, 100 और 500 है, ये याद कर लेना आप। एमएसएमई के बारे में मान लो 10 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको 2-3 डेटा पता होने चाहिए कि भाई एक्सपोर्ट में 45% इनका योगदान होता है। जो टोटल जीवीए है, ग्रोस वैल्यू एडिशन, सकल घरेलू जो उत्पाद है, उसमें कितना योगदान इनका? 30% योगदान है। लगभग अपन ने देखा था 22-23 करोड़ लोगों को ये रोजगार प्रदान कर रही है। तो देखो एम्प्लॉयमेंट का डेटा अपने को आ गया, जीवी का डेटा आ गया अपने को, एक्सपोर्ट डेटा अपने को आ गया, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या क्या है अपने एमएसएमई के पहले भी पढ़ ली, एक बार और पढ़ लेते हैं। फंड ऑफ फंड है 10,000 करोड़ का। डायरेक्ट फंड ऑफ फंड का मतलब होता है कि डायरेक्ट एमएसएमई को नहीं देगा, ये किसी और को देगा, फिर और इस एमएसएमई को देंगे। क्रेडिट कार्ड है, 5 लाख तक की लिमिट बढ़ा दी गई कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, आप अपने हिसाब से लोन ले सकते हो। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए टू प्रोवाइड टर्म लोन अप टू 2 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। टर्म लोन का मतलब क्या होता है कि भाई एक फिक्स अवधि के लिए लोन दिया जाता है, उसमें आपको ईएमआई बांध दी जाती है, उसमें आपके ब्याज और इंटरेस्ट पेमेंट आपको उस फिक्स अवधि, मान लो 5 साल का टर्म लोन मैंने लिया है ना, मान लो 10 लाख का लिया 5 साल का, तो मुझे हर महीने मान लो 10,000 की किस्त आ रही है, तो उसमें मेरा ब्याज भी चुकता जाएगा और 5 साल के अंत तक इन 10,000 में मूलधन भी चुक जाएगा। तो टर्म लोन ऐसे होता है ना। इनमें 5 लाख विमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर शामिल है। ठीक है साहब, टर्म लोन 2 करोड़ तक का 5 साल के लिए। फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। ठीक है भाई, इसमें कुछ टॉय सेक्टर पे फोकस है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे फोकस है, इसमें कुछ समझाने का नहीं। मैन्युफैक्चरिंग मिशन फर्दरिंग मेक इन इंडिया,
तो इस मेक इन इंडिया को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, किसके लिए? एमएसएमईज के लिए। तो मैं एमएसएमईज के लिए और भी जितनी भी चीज़ें अपन ने देखा था, उद्यम मित्रा पोर्टल हो गया, रजिस्ट्रेशन पोर्टल हो गया, समाधान पोर्टल हो गया, है ना। उसके अलावा एक यूनिफाइड अकाउंट नंबर दिया जाता है। और एमएसएमई के लिए वो देख लेना आप, वहाँ पे अपन एमएसएमई जब आपने इंडस्ट्री पढ़ी तब एमएसएमई को अच्छे से कवर किया था अपन ने, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गया, मुद्रा लोन हो गए, स्टार्टअप इंडिया स्कीम हो गई, ये सब एमएसएमई के लिए बहुत जरूरी होते हैं, बहुत काम आती हैं ये सब स्कीम्स, है ना। ठीक है साहब। थर्ड इंजन क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग तरीके का किया जाना है। इन्वेस्टमेंट लोगों में करना है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में करना है, इस तरीके से। तो लोगों में इन्वेस्टमेंट मतलब स्किल डेवलप करनी है लोगों की। महिला लोग कौन कौन है? महिलाएं हो गई, दिव्यांगजन हो गए, इनको सशक्त बनाना है, तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए अपन ने बहुत सारी स्कीम्स पढ़ी थी, वो रट लेना। एक बार आप दोबारा नोट्स को पढ़ोगे तो सब चीजें याद आ जाएगी आपको एग्जाम में, ना। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल वाली है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम हो गई, है ना। रोजगार के लिए 5 स्कीम्स बजट में अनाउंस की गई, ये सब स्किल्स के लिए बहुत सारी चीजें की गई है ना। नई रोशनी योजना हो गई, है ना। ये सब स्किल्स के लिए हो गई। तो लोगों में स्किल के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया अपने को पता है, स्टैंड अप स्टार्टअप मुद्रा योजना, इन सब में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है ना। तो ये सब है। बच्चों के लिए क्या क्या, अटल टिंकरिंग लैब हो गया, 50,000 अटल टिंकरिंग, ताकि उनमें इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग आए, है ना। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ताकि जो लोकल और रीजनल लैंग्वेज है उनको प्रमोट किया जा सके। आईआईटीज को बढ़ावा दिया गया, तभी तो लोग सशक्त कैसे होंगे जब आईआईटीज वगैरह में पढ़ेंगे। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ एआई इन एजुकेशन, ठीक है साहब। सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन वगैरह हो गई, तो ये सब लोगों में इन्वेस्टमेंट है। 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग के लिए, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम हो गई, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको वो दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा 2 लाख रुपए तक का, ना। यूपीआई लिंक्ड, ठीक है, हो गया। सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गया, गिग वर्कर्स के लिए ये सब हो गया। डे केयर सेंटर्स, कैंसर सेंटर्स हो गए। मेडिकल एजुकेशन का एक्सपेंशन किया जा रहा है। एडिशनली 10,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाई गई 2025-26 में। भाई आईआईटीज में देखो, इसमें वही है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, महिलाएं हो गई, ये सोशल सेक्टर वाली जितनी भी चीजें, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब आप लोगों को सशक्त कर रहे हो, मतलब आप यू आर इन्वेस्टिंग इन पीपल, लोगों में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लोगों में आप निवेश कर रहे हो, ठीक है। तो आंगनवाड़ी और पोषण, ये सारी चीजें आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आगे भाई। उसके बाद में अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए अपने को पता है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अपन ने पढ़ी थी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अपन ने पढ़ी थी। और अर्थव्यवस्था में अलग अलग सेक्टर है भाई, रेलवे सेक्टर में क्या किया जा रहा है, पोर्ट सेक्टर में क्या क्या किया जा रहा है, ये सब आप वहां से भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये भी आप लिख सकते हो, है ना, कि जैसे बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को सहायता किया, जो ग्रांट्स दी जा रही है ना। ग्रांट्स मूव में कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था, ठीक है। राज्य सरकार को लोन दिया जा रहा है भाई, 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, कि भाई 50 वर्ष तक स्टेट्स को लोन देंगे, कोई ब्याज नहीं लेंगे, ठीक है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना, जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गई। शहरी चुनौती निधि, इसमें जैसे शहरों को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप करने के लिए एक अलग से निधि, एक अलग से फंड लिया गया 1 लाख करोड़ रुपए का। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, आप देखो अर्थव्यवस्था में ये सब रिन्यूएबल एनर्जी भी तो आएगी ना, परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा या फिर विंड एनर्जी, इन सब में जो जितना भी किया जा रहा है, तो 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन करना है 2046 तक। ये चीज आप लिख के आओगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। न्यूक्लियर ऊर्जा मिशन हो गया, पोत निर्माण और सामुद्रिक विकास नीति होगी, इसमें सागरमाला प्रोजेक्ट वगैरह आप लिख सकते हो, है ना। स्वामी फंड, इसमें लोगों को घर दिया जाएगा, तो 15,000 करोड़ का फंड है, जिसके उद्देश्य 1 लाख आवासीय इकाइयों को शीघ्रता से पूरा करना है, ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट अपने को करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अभी अपने को पता है कि 90:10 है अपना भाई। प्राइवेट सेक्टर का जो रिसर्च में जो निवेश है वो सिर्फ 10% ही है, तो इसको बढ़ावा देना है, ठीक है। पीएम अनुसंधान फेलोशिप अपने को पता है भाई, पैसे मिलते हैं 90,000 तक के या फिर 1 लाख रुपए तक के पैसे मिलते हैं। अनुसंधान स्कीम आप अप्लाई करते हो और आईआईटी आईएम वगैरह में आपको अनुसंधान के लिए सीट मिल जाती है। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की जितनी भी डीप टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई हो गई, एमएल हो गई, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, रोबोटिक्स हो गई, ये सब डीप टेक से इनको फंड करने के फंड ऑफ फंड बना दिया गया है, ठीक है। फसलों के जम प्लान हेतु जीन बैंक, है ना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, भूमि अभिलेखों को आधुनिकरण किया जा रहा है, जैसे यहाँ लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम एलएमपी आपको पता ही है, ठीक है। शहरी नियोजन तथा अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन को सुलभ बनाना है, ठीक है। आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना तथा डेटा का विकास किया जा रहा है भाई। इसमें क्या क्या होता है कि जैसे ऊपर से जो कार्टोसेट सैटेलाइट्स होते हैं, उसके अलावा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स होते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेटरी ईओ सैटेलाइट्स होते हैं, तो ये सब ऊपर से देखते हैं और मैपिंग करते हैं रिसोर्सेज की। ज्ञान भारतम मिशन, हमारी पांडुलिपि जो है, जो हाथ से जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए पहले संस्कृत वगैरह में, उनको रिस्टोर किया जा रहा है एआई वगैरह की मदद से, ठीक है। ये सब क्या है, निवेश हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ भी समझाने का नहीं है, रटनी है चीजें। चौथा इंजन क्या है, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाएगा भाई, निर्यात संवर्धन मिशन है, इसमें जितने भी, इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं,
एक्सपोर्ट प्रमोशन का मिशन है। इसमें देखो एक्सपोर्ट में कौन कौन सी चीज आएगी, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री काम आएगी, बाहर से एक्सपोर्ट निर्भर तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स संभालती है, और एक्सपोर्ट कर कौन रहा है, छोटे मोटे उद्यम वगैरह एमएसएमईज वगैरह करे, तो तीनों मिनिस्ट्री साथ में आके कन्वर्ट कर रही है और योजनाएं बना रही है। विथ सेक्टरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट। भाई बहुत सारे प्रॉब्लम आती है एक्सपोर्ट में, अपन ने पढ़ा था, टैरिफ लग जाते हैं बड़े बड़े, तो उनके लिए सब्सिडी दो। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स हो गए, नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए, कोटा वगैरह, तो उनके लिए उनको टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करो। तो जो एमएसएमईज है उनको आपको फंड प्रोवाइड कराना पड़ेगा, स्किल प्रोवाइड करानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ताकि एक्सपोर्ट मैक्सिमम हो। भारत ट्रेड नेट, जैसे भारत नेट होता है वैसे भारत ट्रेड नेट है कि एक यूनिफाइड पोर्टल बना दिया गया, वहीं पे आप अपनी एक्सपोर्ट, मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊं उसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो मुझे लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि मैंने रैंडम एक्सपोर्ट कर दिया, तो वहीं पे मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, वहीं से अप्रूव हो जाएगी, तो आज आसानी होगी, तो सिंगल विंडो हो गई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी सेटअप एज यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। मुझे फाइनेंस चाहिए भाई, तो फाइनेंस भी यहां से मिल सकता है। सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे मान लो बांग्लादेश में रेसे बन रहे हैं, फिर या फिर आईफोन की सप्लाई चेन मान लो कि भाई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर वहाँ पे बन रहा है, और रॉ मटेरियल यहाँ पे चाइना में बन रहा है, असेंबल इंडिया में हो रहा है, तो ये पूरी सप्लाई चेन हो गई। तो इसके साथ इंटीग्रेशन, मान लो इस सप्लाई चेन में मैं जुड़ना चाहता हूँ कि मैं आईफोन के कवर यहाँ पे वो करना चाहता हूँ, तो मैं इस भारत ट्रेड नेट में अपने कवर अपने रजिस्टर करवाऊंगा, परमिशन लूंगा, फाइनेंसिंग वगैरह लूंगा, और इस सप्लाई चेन में अपने आप को ऐड कर दूंगा कि जैसे आईफोन बनेगा मेरे कवर लगा दो भाई उसमें, और फिर बेचो आप, ठीक है। तो सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट, ऐसे एग्जांपल दिया है मैंने आईफोन के कवर का, और भी बहुत सारी चीजें होती है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी, जैसे खाद्य पदार्थों में यूजुअली सप्लाई चेन बहुत अच्छे से काम आती है कि भाई आपने यहाँ से पटेटो लिए, उस पटेटो को आपने रिफाइन कर दिया, वहां से चिप्स बना दिए, अब उस सप्लाई चेन में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि उन चिप्स को मैं पैकेजिंग करना चाहता हूँ, है ना। तो इस तरीके से मैं छोटी मोटी मैंने एक इंडस्ट्री सेटअप कर ली कि पैकेजिंग का काम मैं करूंगा, तो सप्लाई चेन में मैंने अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया थ्रू दिस पोर्टल, भारत नेट पोर्टल, ठीक है, भारत ट्रेड नेट के। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, अपन ने पढ़ा था एक दिन लेक्चर में, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर वो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी यार यहाँ पे अपना सेंटर सेट करती है, ठीक है। तो नेशनल फ्रेमवर्क बनाओ, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज ही तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, ठीक है, बाहर से जो सामान आता है जाता है एयर कार्गो के माध्यम जाता है, उनके लिए वेयर हाउसिंग कैपेसिटी को। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गई, एमओई साइन कर रहे हैं अपन, जैसे यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था 2022 में, है ना, एफटीए फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स बाय नीति आयोग, ताकि कंपटीशन बना रहे राज्यों वगैरह के अंदर और एक्सपोर्टर्स के अंदर। रुपी को इंटरनेशनल करेंसी की तरह प्रमोट करो, ताकि जो करेंसी रेट में जो एक्सचेंज में जो वोलेटिलिटी होती है, जो डॉलर की जो मनमानी होती है, वो कम हो सके और अपने एक्सपोर्टर्स को ज्यादा फायदा हो सके। अपेडा और मपेडा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी एंड मेराइन प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी, ताकि एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सके, उनका प्रमोशन किया जा सके। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, है ना, ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स एक्सपोर्टर्स विद सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट ऑन द बैंक क्रेडिट। भाई मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं ये बोतल बना रहा हूँ, इस बोतल को मुझे एक्सपोर्ट करना है, इस बोतल को बनाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो फिर मुझे लोन लेना पड़ेगा। लोन मान लो मुझे 9% मिल रहा है या 12% मिल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट सब्सिडी मिल जाएगी 4% की, और वो लोन मेरा 8% का ही पड़ेगा, ताकि मेरे ये सस्ते में बन जाए, और सस्ते में बन जाए तो मैं अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकूं। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, रोड टेप स्कीम में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ताकि उनमें एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगे, ताकि ज्यादा माल बिके, ठीक है। ये हो गया, तो ये चारों सेक्टर आपको याद कर लेने, एक्सपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। आराम से 10 नंबर का क्वेश्चन आप क्लियर करके आ सकते हो। अब ये तो इंजन थे, इनमें फ्यूल कौन कौन से बनने, रिफॉर्म का फ्यूल बनना है। अब रिफॉर्म अलग अलग टाइप के होते हैं, टैक्स रिफॉर्म हमें करना है, फाइनेंशियल सेक्टर में हमें रिफॉर्म करना है, रेगुलेटरी हमें रिफॉर्म करना है ना। तो ये भी पढ़ लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। टैक्स रिफॉर्म में ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर, मतलब ऐसा नहीं कि हम बिजनेसमैनों को दुश्मन मान के बैठे रहते हैं अपने देश में, लगता है बिजनेसमैन सारे चोर हैं, ऐसा नहीं है यार। बिजनेसमैन बहुत मेहनत करते हैं, और मतलब कुछ हो सकते हैं जिनके कारण बदनाम है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है, और वो भी देश को बढ़ाने में उतना ही योगदान दे रहे हैं जितने बाकी सेक्टर के लोग कर रहे हैं, जितना एग्रीकल्चर का किसान दे रहा है, जितना एक सेना पे जवान दे रहा है, क्योंकि टैक्स वो प्रोवाइड कराते हैं बहुत ज्यादा, 50-60% टैक्स लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि भाई उनको कॉर्नर करके उनको दबाई दो, उनको ट्रस्ट करो और फिर स्क्रूटनाइज करो। भाई कोई गलती कर रहा है तो उसको तो पकड़ेंगे, लेकिन
बिना फालतू परेशान मत करो उनको, ठीक है। चेंज इन डायरेक्ट टैक्स की ना बहुत सारी स्लैब्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इनको रेशनलाइज करो स्लैब्स को, ठीक है, ताकि ज़्यादा मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन हो सके। इसमें आप लाफर करो बना के आ सकते हो, ठीक है, कि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो भी भाई टैक्स रेवेन्यू, भाई सरकार का उद्देश्य टैक्स रेट बढ़ाना नहीं है, टैक्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है कि सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आना चाहिए, परेशान करना कोई उद्देश्य नहीं है। टैक्स रेट बहुत कम कर दोगे तो भी कम आएगा, लेकिन यहाँ पे आप कुछ ऑप्टिमाइज रेट रखोगे तो सब ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आपके पास आएगा। प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस द न्यू इनकम टैक्स बिल, ठीक है साहब, इसमें रेशनलाइज किया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स एंड चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जैसे जीएसटी है, जीएसटी के अंदर जो टैक्स रेट्स है, चार टैक्स रेट्स है, उनको रेशनलाइज करना है। और उसमें जैसे बहुत सारे जो उत्पाद है जो देश के लिए बहुत जरूरी है कंजम्पशन के वगैरह के लिए, उनकी रेट को अपने कम कर दिया, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स करते रहते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म करना है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह और जो रूरल पीपल है उनको क्रेडिट मिल सके, क्योंकि वो कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं, उनके पास सेविंग के लिए पैसा होता नहीं है, और जिस इकोनॉमी में कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा वो इकोनॉमी फलेगी फूलेगी। नाफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अपने देखा था 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे, ये 5वां था, एक्जिम, नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी, उसके बाद में फिर ये नाफिल था। पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो ये क्या होती है भाई पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी, हिंदी में क्या लिखा हुआ है इसमें, हिंदी में लिखा हुआ है आंशिक क्रेडिट संवर्धन सुविधा। ये क्या होती है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, हालांकि मेंस में काम का नहीं आएगा, लेकिन अब इकोनॉमिक्स में कोई टर्म दी हुई तो आप अपने को समझ में आनी चाहिए। आंशिक क्रेडिट संवर्धन, देखो भाई मैं एक कॉर्पोरेट हूँ, मान लो कनेक्ट फ्यूल से, अब मुझे पैसे चाहिए, अगला बैच को लॉन्च करने के लिए मुझे शानदार सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, 500,000 बच्चों को बैठाने के लिए और ये सब चाहिए ना, तो मेरा खर्चा आएगा मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। अब अलग अलग तरीके से मैं पैसा उठा सकता हूँ, या तो मैं कनेक्ट फ्यूल्स के शेयर बेच दूँ थोड़े बहुत, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शेयर नहीं बेचूँ क्योंकि फिर डिसीजन मेकिंग में दिक्कतें होती है, फिर जिसके पास शेयर जाता है वो अपनी मनमानी चलाता है। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई जो लॉन्ग टर्म हमारा विजन है, जो कि बदलाव हम लाना चाहते हैं, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो विजन प्रोटेक्टेड रहे, तो मैं शेयर नहीं बेचना चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं तो अपना लोन ले लेता हूँ, लोन लेने के लिए मैंने अपने बॉन्ड जारी कर दिए बॉन्ड मार्केट में, ठीक है, ये बॉन्ड आपको ही खरीदेगा। अब मुझे इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि भाई बॉन्ड मैंने जारी कर दिया, उसके बदले मुझे 50 लाख रुपए कोई दे रहा है, अब वो क्या करेगा, वो मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लोन ले रहा हूं मैं तो वो वैसे बोलेगा कि मैं तो भाई 13% इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है, क्योंकि यार मुझे ब्याज तो अच्छा खासा मिलना चाहिए ना, 50 लाख रुपए दे रहा हूं तो। लेकिन अब 13% इंटरेस्ट रेट में तो मैं तो मर जाऊंगा ना भाई, है ना, तो मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हर महीने हर साल ही। तो इसके लिए आंशिक क्रेडिट संवर्धन सुविधा लाई गई सरकार इसके द्वारा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा। ये क्या बोलेगा कि जैसे मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन है जो बॉन्ड मेरे खरीद रहा है और मुझे 50 लाख रुपए दे रहा है, इस बिजनेसमैन को आके बोलेगा ये नाफिड, मान लो बिजनेसमैन अंबानी ले लेते हैं, अंबानी भी करेगा कोई दिन, कनेक्ट सेल्स को पैसे देगा, टेंशन मतलब आप, तो अंबानी 13% ब्याज दर पे ले रहा है, ठीक है, तो ये जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसको जाके बोलेगा कि सुन, मैं जो कनेक्ट फ्यूल से उसको आंशिक क्रेडिट संवर्धन सुविधा प्रदान कर रहा हूं, मतलब यदि मान लो तेरे 50 लाख रुपए रिकवर नहीं होते, कनेक्ट फ्यूल को कुछ दिक्कत हो जाती है, तो फिर इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि इस क्रेडिट का आंशिक पैसा मैं तुझे दे दूंगा, 50 लाख का 20 लाख 25 लाख मैं रिकवर करा दूंगा। अब अंबानी को थोड़ी राहत मिलेगी, यार पैसा डूबेगा तो नहीं, तो फिर वो कम ब्याज दर में भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा कि ठीक यार 8% पे ले ले रे यार तू, क्योंकि ज्यादा रिस्की है तो फिर ज्यादा भाई रिस्क ज्यादा ले रहा है तो फिर ब्याज दर भी ज्यादा लेगा वो, लेकिन रिस्क कम कर दी इस नाफिड ने कि भाई पैसा डूबेगा नहीं, तो ठीक है चलो एक तरीके से एफडी हो गई कि पैसा तो आएगा मेरे पास, ये नहीं देगा तो नाफिड देगा, तो ब्याज दर कम कर देता हूं, तो इससे क्या है मेरे को फायदा हो गया ना कि नाफिड ने गारंटी ले ली मेरे लोन की, तो अंबानी ने मेरे ब्याज दर कम कर दी, 13% से 8% पे ब्याज दर मिल रहा है, तो बढ़िया है, 8%, 8 नाम 72, 9 साल में 1 करोड़ रुपए मैं चुका दूंगा, 9 साल में तो 1 करोड़ रुपए मैं कमा के चुका दूंगा, 50 लाख की जगह 1 करोड़, तो बहुत ज्यादा ब्याज नहीं लगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंशिक क्रेडिट संवर्धन सुविधा काम आती है, ज्यादा काम की चीज नहीं थी, बस इकोनॉमी थोड़ी सरल होनी चाहिए अपने माइंड में। तो पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी हो गई। रिवेम्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, भाई एक केवाईसी रजिस्ट्री बना दी सेंट्रल की, ऐसा नहीं है कि भाई मैं कहीं पे लोन दे रहा हूं तो वहां पे भी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहा हूं, अंबानी के पास लिया, मैं अडानी के पास लोन दे रहा हूं तो सारे डॉक्यूमेंट में सबमिट कराने जा रहा हूं कि देखो भाई हम कनेक्ट फ्यूल चलाते हैं, हम 21 मेंबर है, हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, देखो हमारे पे बच्चों ने इतना ट्रस्ट दिखाया था, देखो हमारे पिछले बार का रेवेन्यू इतना था, देखो हमारी इतनी रैंक आ रही है बच्चों की, देखो हमारे कंटेंट इतना शानदार है, ये सारे एक जगह मैंने कर दिए, केवाईसी मैंने करवा दी अपनी कि मैं एलिजिबल कर, देखो मेरा क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा है, ये सब मैंने करवा दिए। अब मैं अडानी के पास भी ये नेशनल, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्री है तो अडानी के पास पहले से ही वो जाके देख लेगा सारी चीजें और मुझे लोन दे देगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, ठीक है, एक ये सब बताना। रेशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, वही बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है तो भाई ये भी लाओ, ये भी डॉक्यूमेंट लाओ, ये भी डॉक्यूमेंट लाओ, नहीं रेशनलाइजेशन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये जरूरी है, यही लाओ आप तो, ठीक है। स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर,
ठीक है, ये तो आसान चीज़ है। कंपनी जब मर्जर होती है तो स्पीडी अप्रूवल दे दो उसको। एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में 74 से 100% बढ़ा दी गई। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होती है दो देशों के बीच में, ये फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म हो गया। रेगुलेटरी रिफॉर्म लाइट बट टाइट, टाइट बट लाइट, ठीक है, मतलब हल्का रखो, लेकिन जो रख दिया उसको फिर वो चूकना नहीं चाहिए। अपन ने पढ़ा था एक दिन। तो हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस हो गया, एफएसडीसी मैकेनिज्म हो गया, जन विश्वास बिल हो गया। ये कोई काम की नहीं है अपने, ठीक है, आसान चीज़ है ये। पार्ट बी क्या है, ये तो रिफॉर्म हो गया। पार्ट ए हो गया था, हो गया। अब टैक्सेशन प्रपोजल में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चेंज किए गए वो थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। तो डायरेक्ट टैक्स में मेजर जो चेंज किया गया वो ये देखा गया कि 12 लाख रुपए तक आपका टैक्स नहीं लगेगा। पहले 8 लाख तक की लिमिट थी, अब 12 लाख तक आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 12 लाख के ऊपर है तो फिर आपकी फिर 4 लाख से टैक्स लगना चालू हो जाएगा फिर। ठीक है, 12 लाख तक आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जैसे ही 12 लाख से आप क्रॉस हुए, 12 लाख 1 रुपये हुए, तो फिर आपके 4 लाख से 8 लाख रुपए के पैसे पे 5% टैक्स लगेगा। 8 से 12 पे 10% टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख रुपए 15% टैक्स लगेगा। इस तरीके से टैक्स बढ़ता जाता है। ठीक है, तो नो पर्सनल इनकम टैक्स अप टू 12 लाख रुपए, 12.75 लाख रुपए तक, क्योंकि 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। इट विल रिड्यूस टैक्सेज फॉर द मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के यदि टैक्स बचेगा तो खर्चा करेगी तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। हालांकि सरकार को उससे 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान भरपाई हो जाती है, क्योंकि हम खर्चा करते हैं तो फिर अलग, जैसे खर्चा करते हैं तो इंडस्ट्रियां फलती फूलती है, तो जैसे ये खर्चा करूंगा तो मैं जीएसटी में ज़्यादा पैसे दूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के मामला बैठ जाता है सरकार का। ठीक है साहब। रिड्यूसिंग कंप्लाइंस बर्डन फॉर स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट, द रजिस्ट्रेशन पीरियड इज इंक्रीज फ्रॉम 5 ईयर टू 10 ईयर। भाई ठीक है, भाई स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या है, 10 साल तक आप चलाते रहो, कोई ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी क्या, स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी काम का नहीं है लेकिन बता देता हूँ। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है कोई, उसने यहाँ पे कोई ब्रांच खोली हुई है, तो वो क्या करती है एमएनसी, यहाँ पे अपनी ब्रांच को, जैसे मान लो पेप्सी है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। यहाँ का जो पेप्सी का कारखाना है उसमें वो बोतल सप्लाई कर रही है, और जो कोल्ड ड्रिंक में बनने वाला सामान सोडा वगैरह सप्लाई कर रही है। तो इन पे, क्योंकि ये तो इसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, ये बेच थोड़ा ना रही है। बॉर्डर तो, इंडिया की बॉर्डर तो क्रॉस हो रहा है ये सामान। ठीक है, ये इंडिया की बॉर्डर तो क्रॉस हो रहा है ये सामान, लेकिन ये बेच नहीं रही, एक्सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अपने यहाँ पे जो कंपनी थी, अपनी खुद की सब्सिडरी, पेप्सी के हेडक्वार्टर यहाँ है और पेप्सी का कारखाना यहाँ पे एक कंपनी है, इसको ये कर रही थी। तो इस तरीके से टैक्स वगैरह बचा देते हैं, तो इन पे स्क्रूटनी तो करनी पड़ती है। तो इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया कि भाई ये तो खुद का ही माल बेच रही है, तो इसको अपन टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे। तो टू डिटरमाइन आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ओवर ए 3 ईयर ब्लॉक पीरियड। तो आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब होता है कि भाई एएलपी बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस, मतलब ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह या नहीं लगाया जाएगा, इसको इसके रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसमें फिक्स आपको लगा दिया जाएगा कि भाई इतना % दे दो हफ्तों में। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। वही अगेन काम की चीज़ नहीं है, ज़्यादा अंदर नहीं कुछ नहीं है, बस स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है इस प्रोसेस को। एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल्स। अब ये सेफ हार्बर रूल्स क्या होते हैं भाई, सेफ टू रिड्यूस लिटिगेशन प्रोवाइड सेटलमेंट इंटरनेशनल टैक्सेशन। सेफ हार्बर का मतलब वही होता है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको अपने ऐसा कर दिया कि भाई इतना % दे दे तू, तो हमें कोई मतलब नहीं है तू कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना वो कमा रहा है, इतना % दे दे, ज़्यादा हम कागजी कार्रवाई में घुसेंगे ही नहीं, ताकि लिटिगेशन वगैरह नहीं हो। एग्जाम्पशन ऑफ विड्रॉवल मेड फ्रॉम द नेशनल सेविंग स्कीम। ये अब ये ठीक है, ये कोई काम की नहीं है एक्चुअली, ये वाला टॉपिक काम का ही नहीं है। काम का इसमें बजट में क्या क्या था, 4 जो सेक्टर थे उनमें क्या क्या रिफॉर्म किए जा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स का भी कोई ज़्यादा काम का नहीं है, ये भी ज़्यादा काम की नहीं है। ठीक है, और जो रेवेन्यू अपना कहाँ से आ रहा है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है अपना, वो इंपॉर्टेंट था। तो वो सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए है। ठीक है, अब ये तो इकोनॉमिक सर्वे में तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि बताऊं। उसके अलावा टीडीएस टीसीएस का रेशनलाइजेशन करना है। अब वो टीडीएस टीसीएस क्या होता है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। जैसे हमें टीडीएस काट के देते हैं, रेंट है तो पहले, अब इसमें लिखा हुआ है कि भाई 50,000 तक का ही था, अब उसको सॉरी 6 लाख तक का आपने कर दिया गया है। तो हमें जैसे कल परसों मेरे सीए का फोन आया था, हम क्या करते हैं जैसे अपने कनेक्शन सेंटर का रेंट देते हैं तो 5,000 रुपये टीडीएस काट के देते हैं। तो कल ही सीए का कॉल आया था कि नियन भाई अब क्या करना है, आपको टीडीएस नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि 6 लाख तक की लिमिट बढ़ा दी है, तो 6 लाख तक का किराया हो तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अब ये आपके भी काम का नहीं है, ये एग्जामिनर के भी काम का नहीं है, ये हमारे काम का है, तो हमने पढ़ लिया और काम हो गया अपना। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स का रेशनलाइजेशन जो कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, रिलीफ ऑन इंपोर्ट ऑफ ड्रग मेडिसिन, मेक इन इंडिया, क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जैसे कोबाल्ट वगैरह आ रहे हैं, निकल वगैरह आ रहे हैं, तो उनको ये जो टैक्स है, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है बीसीडी, इस एग्जाम्प्ट कर दो, कम कर दो उनकी। टेक्सटाइल से बाहर से जो रॉ मटेरियल है उस पर कस्टम ड्यूटी कम कर दो।
प्रमोशन ऑफ हमारे शिपिंग सेक्टर, मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह को प्रमोट करने के लिए बाहर से जो रॉ मटेरियल आ रहा है उस पर ड्यूटी कम कर दो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाते ही नहीं है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी वगैरह को कम कर देते हैं ताकि फले फूले इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट प्रमोशन कराओ, ट्रेड फैसिलिटेशन, टाइम लिमिट फिक्स फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, वॉलंटरी कंप्लाइंस, IGCR रूल, मेडिसिन इंपोर्ट में जो भी क्रिटिकल मेडिसिन होती हैं है ना, उन पे इंपोर्ट ड्यूटी आप कम कर दो। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एग्जाम कर दिया इनको, ठीक है, उन पे लगेगा ही नहीं इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये कोई काम की चीज़ें है नहीं, ये मैंने जो काम की चीज़ें वो मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। अब आते हैं स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में, चैप्टर 1 है, फिर क्लाइमेट चेंज है। तो चैप्टर 1 तो रिवीजन है एक्चुअली, ये चैप्टर है नहीं अलग से, ये रिवीजन है। ये बाद में क्यों पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 1, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही कवर हो चुकी है अपनी। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमी 3.3% से ग्रो किया हुआ है और अपना प्रोजेक्टेड कितना है IMF का 6.5% ग्रो करेगा 2024-25 में, ठीक है साहब। फैक्टर्स कौन कौन से जो ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ को वो करते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रल एक्टिविटीज, भाई जब भी इलेक्ट्रल एक्टिविटीज होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो वेट एंड वॉच में होते हैं, क्या ट्रम्प सरकार आएगी या कौन आएगी, यार मोदी आएगा या कांग्रेस आएगी, है ना, यार इसमें क्या होगा, यूनाइटेड इसमें क्या नाम है, EU में क्या होगा, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में क्या होगा। तो लगभग 50% जो जनता है, पॉपुलेशन है पूरे विश्व की, वो इलेक्शन के फेज से गुजर रही थी 2024-25 में। ट्रम्प का इलेक्शन हुआ 25 में, अपने यहाँ पे हुआ, जापान में हुआ, UK में हुआ, रशिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, तो ये सब थी। तो ठीक है साहब, तो इससे भी दिक्कत होती है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल हमास हो गया, USA का ट्रेड वॉर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स होता है वैसे ही एक ट्रेड इंडेक्स भी होता है, ठीक है, ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स, वो भी इंक्रीज हो गया। जब इंडेक्स इंक्रीज होता है तो मतलब मामला गड़बड़ है। साइबर टैक्स हो रहे हैं, साइबर टैक्स से भी दिक्कत होती है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल, जैसे BSNL सफर्ड डेटा ब्रीच इन 2024, स्पर्श पोर्टल डेटा लीक, पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसमें दिक्कत हो गई थी, है ना। सिंडलर इलेक्ट्रिक है, इस पर भी साइबर अटैक हो गया था। उसके अलावा एक ये हेल्थ केयर सिस्टम है US का, उसको भी रेंसमवेयर। रेंसमवेयर क्या होता है कि आप उसके डेटा को कैप्चर कर लेते हो और तभी उस डेटा को छोड़ते हो, ब्लॉक कर देते हो सिस्टम को, तभी छोड़ते हो जब आपको सामने वाला पैसा देगा, ठीक है। डोमेस्टिक सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गई थी जापान में। पॉलिसी अनसर्टेनिटी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी। शिपिंग रूट डिस्ट्रप्शन हो गया था। रेड सी में हाउतीज, जो ईरानियन रेबल्स है, हाउतीज, शिया सुन्नी वॉर जो चल रही है, वो अटैक करते हैं इन पे शिप्स पे। यहाँ पे ये स्यूज कैनाल है रेड सी में, इस पर अटैक करते। तो अब जो शिप्स है उनको मान लो यूरोपियन यूनियन से आ रहा है, तो इधर से केप ऑफ गुड ऑफ से घूम के आना पड़ता है, तो 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। अब 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं तो भाई ट्रेड स्लो हो जाएगा, ट्रेड स्लो हो जाएगा तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी भी स्लो हो जाएगी, है ना, क्योंकि ट्रेड फिर महंगा भी हो गया। तो इस तरीके से। इसके अलावा जो पनामा कैनाल है, इसमें ड्रोट आ गया था, सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ गया था तो फिर ये इसमें पानी कम पड़ गया, पानी कम पड़ गया तो फिर जहाज क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं करते तो टाइम लग गया, टाइम लग गया तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो गई। तो पनामा कैनाल और ये सब हो गई। ये सब पढ़ लेना। एक्सट्रीम वेदर में ड्रोट में एलिनोर, ये सब हो गया, ये सब पता है आपको, ठीक है, आसान चीज़ें। इंडिया का ट्रेंड की बात करें अपन, तो भाई इंडिया GDP वही 6.5% हो गया फाइनेंशियल 2025 में। ये काम के नहीं है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर अलग अलग बता दिया, एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं है काम के। सब सेक्टर आपको पता है। एग्रीकल्चर में कौन कौन से आते हैं, क्रॉप्स आते हैं, एलाइड एक्टिविटीज लाइफ स्टॉक, फिशरीज वगैरह आती है ना। हिंदी में पढ़ देता हूँ, नहीं तो फिर आप गाली निकालोगे, ठीक है। तो ये पढ़ लिया अपन ने। सब सेक्टर में फसलें संबंधित गतिविधि जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन वगैरह। औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण, उपयोगिता सेवा जैसे गैस, बिजली, जल आपूर्ति, विनिर्माण और खनन आता है। और सेवा क्षेत्र में अपने को पता है वित्तीय, फाइनेंशियल हो गया, रियल एस्टेट हो गया, व्यापार हो गया, आतिथ्य हॉस्पिटलिटी हो गया, ट्रेवल हो गया, क्या नाम है, लोक प्रशासन हो गया, रक्षा, IT, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो ठीक है। PMI क्या होता है, परचेज मैनेजर इंडेक्स, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी होती है जो कि निकालती है, 0 से 100 के बीच में होता है ये। यदि 50 से नीचे है, मतलब वो कोई भी इंडस्ट्री या सर्विस है वो एक्सपेंशन एक्टिविटी नहीं दिखा रही, वो संकुचित हो रही है। और यदि 50 से ऊपर है तो वो एक्सपेंड कर रही है, फल रही फूल रही है। इंडिया में अपने को पता है पिछले 50 महीनों से ये 50 से ऊपर ही है, मतलब बढ़िया फल फूल रही है अपनी सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। नीति दर का रुझान अपने को पता ही है। जो पॉलिसी रेट क्या होती है, रेपो रेट होती है, ये अपने को पता ही है कि भाई 6.5% थी, फिर 6.5% कर दी और 9 अप्रैल को 6% कर दी। सब रिवीजन है आपका। सोवरेन बोल्ड यील्ड क्या होती है, जो भी मान लो, ये सब प्री में पढ़ाया था आपने। सोवरेन बोल्ड यील्ड प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। मान लो यूनियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको पैसा चाहिए तो ये अपने बॉन्ड जारी करेगी मार्केट में, बॉन्ड जारी करेगी, ठीक है, ये मार्केट है।
अब बॉन्ड की जो परसेंटेज होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। भाई कितने परसेंटेज पे बॉन्ड को जारी कर रही है। तो मान लो बॉन्ड गवर्नमेंट को 50 लाख रुपए चाहिए, तो बॉन्ड जारी कर दिया 6% इंटरेस्ट रेट पे, तो लोग खरीद लेते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योर होते हैं, उन्हें पता है कि भाई सरकार का पैसा कभी नहीं डूबता। तो ये 6% ब्याज दर पे, कम ब्याज दर पे भी खरीद लेते, एफडी की तरह होती है एक तरीके से ना। तो 6%, 7%, 8% इस तरीके से होता है। तो अब मान लो ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, तो फिर जो मार्केट है ना, ये गवर्नमेंट बॉन्ड में नहीं करता निवेश, ये किधर करता है, कंपनीज वगैरह के बॉन्ड खरीदता है या फिर शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिटर्न ज्यादा मिलता है। ग्रोथ अच्छी हो रही है तो शेयर मार्केट भाग रहा है, शेयर मार्केट भाग रहा है तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो फिर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट लालच देती है कि यार 6% की जगह तू 7% ले ले यार, 7% की तू 8% ले ले यार, लेकिन पैसा हमें दे, मार्केट को मत दे। ठीक है, तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रोथ होती है वैसे वैसे बॉन्ड यील्ड भी बढ़ती जाती है, गवर्नमेंट को ज्यादा ब्याज दर ऑफर करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये ठीक है सोरेन, ठीक है। बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस के विपरीत संबंध होता है, ये भी समझाऊं क्या? बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस हो गया। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सोरेन बॉन्ड प्रतिफल ठीक है, ये कोई काम के नहीं है। पीएमआई ट्रेंड हो गया, ठीक है ठीक है। सोरेन बॉन्ड यील्ड हो गया, ये हो गया। इसके बाद में अपन चलते हैं ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, किसका प्रतीक है? जीएफसीएफ, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कि कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो लगभग 31% है अपना। प्राइवेट जीएफसीएफ अपना ज्यादा है पब्लिक जीएफसीएफ से, है ना। तो इट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बिल्डिंग वगैरह मशीनरी इक्विपमेंट सब होता है। स्टेट टैक्स का ट्रेंड क्या है कि जो हाईएस्ट ओन टैक्स रेवेन्यू तेलंगाना का सबसे ज्यादा है, फिर कर्नाटका का है, फिर हरियाणा का है। इन्फ्लेशन ट्रेंड, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन क्या होता है, सब पड़ी हुई है अपन ने, कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। एक्सटर्नल सेक्टर की अपन बात करें तो मर्चेंडाइज ट्रेड हमेशा अपना क्या नेगेटिव होता है, हम आयात ज़्यादा करते हैं निर्यात कम करते हैं। सर्विस ट्रेड हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, हम सर्विस में निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। नेट प्राइवेट ट्रांसफर हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो एनआरआई के डिपॉजिट वगैरह से आओ, चाहे रेमिटेंसेज से आओ। ठीक है, और करंट अकाउंट बैलेंस अपना नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है, सब पता है आपको। एफडीआई, आपको पता ही है एफडीआई के यदि सेक्टर की अपन बात करें तो एफडीआई इन इंडिया सिंगापुर सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ये गलत है, ये पिछले साल का है। सिंगापुर सबसे आई थे, फिर मॉरिशस से, फिर यूओ से। सेक्टर विद द हाईएस्ट एफडीआई, सर्विस सेक्टर, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर, फिर ट्रेडिंग, फिर टेलीकम्युनिकेशन, फिर ऑटोमोबाइल, ये भी आपको रट लेना है। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेट कौन सा है जो एफडीआई प्राप्त करे? महाराष्ट्र, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई वगैरह। फिर कर्नाटका है, फिर गुजरात है, फिर दिल्ली, तमिलनाडु है। ठीक है, टॉप 3 याद रख लेना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 700 बिलियन, ये सब अपने पढ़ा दिए। तो 10 महीने का वो है, क्या क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में? फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, उसके अलावा गोल्ड रिजर्व होते हैं, फॉरेन रिजर्व ट्रांसपोजिशन होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। ये रिजर्व ट्रांसपोजिशन और स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में आपको अच्छे समझाया था। अच्छा, तारापुर कमेटी तो बोलती है कि भाई 6 महीने का इंपोर्ट करने जितना अपने पास फॉरेक्स रहना चाहिए, लेकिन अपने पास तो 10 महीने का, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी अभी कल परसों वाले लेक्चर में पड़ी थी कि भाई CRA 16.7% बढ़िया चल रहा है, ग्रोस एनपीए घट के 2.6% हो गया है। ठीक है, उसके अलावा ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए में क्या डिफरेंस होता है? नेट एनपीए इज इक्वल टू ग्रोस एनपीए माइनस प्रोविजन फॉर द लॉसेज, मतलब जो बैंक है वो अलग से एक फंड रखता है लॉसेज को कवर करने के लिए, उसको घटा दो तो एनएनपी आ जाता है। CRAR मैंने अच्छे समझाया था, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट, है ना, रिस्क वेटेड एसेट। तो ये मैंने आपको अच्छे समझाया था। ये एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड 6% था 2000 इसमें 17-18 में, घट के 3.2% हो गया। ये भी अपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात कर ली थी, इनका फॉर्मुला वगैरह सारी बात कर ली थी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टोटल पॉपुलेशन क्या होती है, नॉन टेरिफ मेजर्स क्या होते हैं, ये टेरिफ और नॉन टेरिफ मेजर भी अपन ने एक दिन पढ़ा था। कोटा, लाइसेंस, सैनिटरी, रूल ऑफ ओरिजिन, सब अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो अब अपना लास्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, इसमें भी 15 मिनट लगेंगे, कुछ नहीं है। ओके जी, क्लाइमेट चेंज, जलवायु और पर्यावरण, 3-4 पेज है सारी, है ना। इससे क्वेश्चन आता है लेकिन भाई, तो पर्यावरण के लिए वही है, करंट से ही क्वेश्चन आता है यूजुअली, तो ज़्यादा लोड लेना नहीं है। करंट में एक तो COP29 हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके अलावा लाइफ जो इनिशिएटिव, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ये सब हालांकि किसमें पूछ लिए, अपने क्वेश्चन बैंक वगैरह में सारा पड़ा हुआ है। उसके अलावा एडेप्टेशन के बारे में 2 चीज़ें होती है, एक मिटिगेशन होता है, एडेप्टेशन होता है। मिटिगेशन में होता है कि भाई जो चीज़ें हो गई है ना, उनको वापस कैसे करें। भाई 1.1 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस IPCC की रिपोर्ट से प्री इंडस्ट्रियल एरा से हम ज़्यादा कर गए, अब इनको वापस कम कैसे करना है इस टेम्परेचर को, तो उसके लिए भाई पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, एनर्जी ट्रांजिशन करना पड़ेगा। जो कोल वगैरह डीजल वगैरह है उसको ट्रांजिशन करके अपने को कहाँ जाना पड़ेगा,
इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में जाना पड़ेगा, सोलर, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, इस सब में जाना पड़ेगा। तो ये तो मिटिगेशन हो गया। अडेप्टेशन क्या है कि भाई जो बढ़ गया उसके कारण जो कमियां दिक्कत आ रही है, बाढ़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो बाढ़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, फसलें उत्पादन कम कर रही है तो नई रिसर्च कर दी कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस पे भी अच्छा उत्पादन दे, है ना। ये पानी की सूखा पड़ गया, कमी पड़ रही है, तो भाई नई नई वाटर बॉडीज आपने बना दी, वाटर रिजुवनेशन आपने कर दिया, अमृत भारत मिशन आपने स्टार्ट कर दिया, अमृत सरोवर मिशन। ये सब जो चीजें कर रहे हैं वो अडेप्टेशन, भाई हम अनुकूलित हो रहे हैं उस जो टेम्परेचर बढ़ा है उसके कारण, ठीक है। नए नए जो रोग आ रहे हैं उसके प्रति आप रिसर्च आपने स्टार्ट कर दी। तो ये सब चीजें हम करते हैं, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन या अनुकूलनशीलता। ये इस बार ज्यादा अच्छे से कवर किया हुआ इकोनॉमिक्स में अडेप्टेशन, तो उस पर अपने क्वेश्चन पूछा भी हुआ है अपने टेस्ट सीरीज में, और आप बाकी अपने यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है साहब। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, भारत के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, वैश्विक जो उत्सर्जन है उसका 1/3 है, बस इतना याद रखना है। कितना करता है ये, कितना नेट, ये इसमें डेटा दिया हुआ है आगे, कितना उत्सर्जन करता है एक आदमी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ग्लोबल गोल अपना कितना है, 2070 तक नेट जीरो इमिशन अपने को प्राप्त करना है, कितना, 2070 तक। और बाकी जो एडवांस कंट्रीज वगैरह उनको 2050 तक ही करना है, ठीक है साहब। द कॉस्ट ऑफ अडेप्टेशन फॉर इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 5.6% ऑफ जीडीपी। जितनी भी अपनी जीडीपी उसका 5-6% तो अपना इसी में लग जाता है एडेप्टेशन में। एडेप्टेशन में क्या क्या करना पड़ रहा है वही अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। अब लाइफ इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ नहीं है। लाइफ इनिशिएटिव क्या है कि भाई आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। यदि क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन और मिटिगेशन पे आपको काम करना है तो रिसाइकलिंग पे आपको करना पड़ेगा, रिफ्यूज आपको कम चीजें यूज करनी पड़ेगी, प्लास्टिक वगैरह को हटाना पड़ेगा, मास मूवमेंट की तरह काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कब इनिशिएट हुआ, COP26 2021 में ग्लासगो में, ठीक है साहब। सॉरी, टू क्रिएट ए कलेक्टिव इंपैक्ट दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। भाई एक और एक वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन एक और एक 11 भी होते हैं ना, क्योंकि सारे मिलके अपन काम करेंगे तो क्लाइमेट चेंज को हराना पॉसिबल है। ग्लोबल मास मूवमेंट की तरह इंडिया द्वारा प्रपोज किया गया था, ठीक है। इंडिया लीडरशिप भूमिका निभा रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस देख लो, चाहे ये लाइफ इनिशिएटिव देख लो। प्रमोटिंग प्रिंसिपल्स लाइक इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है भाई, कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR। ये क्या होता है कि भाई जिम्मेदारी तो सबकी है, कॉमन है कि क्लाइमेट चेंज को हराना है भाई, लेकिन डिफरेंस ये अलग अलग जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि भाई भारत के ऊपर भी इतना ही बर्डन जितना यूएसए पे, तुमने इतना ज्यादा रिसोर्सेज का दोहन किया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, तुम ज्यादा पैसा दो क्लाइमेट चेंज को उसके करने के लिए। जो डेवलपिंग और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से जिम्मेदारी किसकी है, डेवलप्ड विकसित देशों की ज्यादा जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सबकी है लेकिन अलग अलग है, ठीक है साहब। टू एनकरेज एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस सच एज वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड रिसाइकलिंग, ठीक है। प्रमोटिंग ए सर्कुलर इकोनॉमी, भाई इसमें क्या होगा कि भाई सर्कुलरिटी ऑफ रिसोर्सेज कुड लीड टू कॉस्ट सेविंग ऑफ 11% ऑफ करंट जीडीपी इन 30% इन 2050 तक 30% तक कॉस्ट बच सकती है, ठीक है। रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, अभी प्लास्टिक यूज भाई, प्लास्टिक पोल्यूशन विल अकाउंट फॉर 15% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2050 तक। जो जितना भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन उत्सर्जन हो रहा है ना, उसका 15% प्लास्टिक के कारण होगा, तो इसको कम करना है अपने को। और इंडिया का वैसे कम है, 14 kg है पर कैपिटा, ग्लोबल 35 kg करता है, लेकिन 14 kg भी कम होता है, नहीं होता, उसको भी अपने को कम करना है। लाइफस्टाइल को चेंज करना है भाई, तो ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट, मतलब आसान चीज़ है। फूड को, वेस्टेज को कम करना है, रिसाइकलिंग करनी है, साइकिलिंग का यूज करना है, कार पुलिंग कर लो भाई, कि एक ऐसा नहीं कि हर आदमी अलग कार लेके जा रहा है, 2-3 बैठ के चले गए उसमें। रिसाइकलिंग, फिनिशिंग फूड ऑन प्लेट और ये सब। The goal is for at least 80% of all villages and urban local bodies to become environmentally friendly by 2028 under this mission, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो ये 8-10 लाइनें आप लिख के आ सकते हो। कब शुरू हुआ, क्या है, प्लास्टिक का क्या डेटा है, थोड़े बहुत डेटा भी आपको देना पड़ेगा। अच्छा, COP29 हुआ था, कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में हुआ था, 2024 में हुआ था, है ना। तो टारगेट क्या था, $300 बिलियन एनुअली। लेकिन क्या क्या इसके आउटकम पूछे जा सकते हैं, 5 आउटकम आपको लिख के आने। एक तो इंडिया ये 300 बिलियन से खुश नहीं है भाई, 300 बिलियन पर ईयर 2025 में डीम्ड इनसफिशिएंट बाई इंडिया, ठीक है। उसके अलावा कार्बन मार्केट मैकेनिज्म को अप्रूव कर दिया गया, फाइनल कर दिया गया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसका, है ना। कार्बन मार्केट मैकेनिज्म क्या होती है कि भाई देखो ऐसा होता है कि एक जर्मनी देश है और एक बांग्लादेश देश है, मान लो, ठीक है। जर्मनी विकसित देश है, बांग्लादेश अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है। अब जर्मनी ने एनसीडी या फिर जो अपना जो भी क्लाइमेट गोल है उसके हिसाब से उसको मान लो 1 मिलियन जो टन कार्बन उत्सर्जन उसको कम करना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, अभी उनकी फैक्ट्रियां वगैरह चल रही है। तो वो बांग्लादेश को बोलेंगे कि यार एक कार्बन क्रेडिट होता है 1 टन CO2 के बराबर, तो मैं तुझे 1 मिलियन टन क्रेडिट दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। एक काम कर, तू अपने जो मैंग्रोव है उनको उगा, तू अपने यहाँ पे एफोरेस्टेशन कर, और भी ऐसे क्लाइमेट इनिशिएटिव ले,
और उसके पैसे मैं तुझे दे दूंगा। तो मान लो कोई देश नहीं कर पा रहा तो क्रेडिट खरीद सकता है। तो अल्टीमेटली तो भाई धरती को ही बचाना है ना, तो आप नहीं कर पा रहे तो आप किसी को पैसा दे दो अभी के लिए, वो कर देगा। जब आप अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दोगे थोड़े सालों बाद में, आप कंप्लीटली रिन्यूएबल्स हो जाओगे, तब आप कर लेना। तो काम करते रहना है सबको, ठीक है। आप नहीं कर पा रहे तो आप पैसा दे दो, ताकि ऐसे एक्सचेंज होते हैं क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट सबके पास होनी चाहिए, ठीक है साहब। तो ये फाइनलाइज इस पे अब ये कैसे मैकेनिज्म पूरी होगी इसी वो फाइनल हो गई है भाई, तो आर्टिकल 6 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल 6 के बारे में कार्बन मार्केट मैकेनिज्म के बारे में, इंडिया रीइटरेटेड द प्रिंसिपल ऑफ सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेसिंग दैट डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स के लिए। इंडिया कोल्ड फॉर क्लाइमेट फाइनेंस टू बी प्रोवाइडेड प्राइमरली थ्रू ग्रांट्स एंड कंसेशनल फंडिंग रादर देन लोन्स। हमें लोन नहीं चाहिए, हमें ग्रांट दो, अनुदान दो। ग्रांट और लोन में ये डिफरेंस होता है, लोन तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का चुकाया जाता है, ग्रांट क्या होता है कि भाई आपने दे दिया हम यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि आपने धरती को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया चाहे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम से लेके अब तक, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें ग्रांट दो ताकि हम क्लाइमेट मिटिगेशन में आपकी हेल्प कर सके। इंडिया सपोर्टेड द ग्लोबल एम्फेसिस ऑन कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी सच एज डायरेक्ट एयर कैप्चर, एफोरेस्टेशन, बायोचार, ठीक है। ये अलग अलग तरीके होते हैं ताकि ग्रीन हाउस गैस को लिमिट किया जा सके। तो ये 4-5 चीजें, COP 29 कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में, नवंबर 2024 में, ठीक है साहब। अडेप्टेशन, अनुकूलनशीलता बनानी है। तो क्योंकि भाई इंडिया 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है, उसके अलावा सूखा पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इरेटिक मानसून हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिन मौसम बरसात हो जाती है, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, ओले गिर जाते हैं तो फसलें खराब हो जाती है। क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे जैसे मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, नए रोग आ जाते हैं, ये सब एक्सट्रीम, ये लू वगैरह चलती है, हीट वेव वगैरह चलती है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, वाटर इनसिक्योरिटी हो रही है ना, ये सब चीज़ें दिक्कतें, इसलिए अडेप्टेशन करना है। तो क्या क्या अडेप्टेशन में किया जा रहा है, नेशनल अडेप्टेशन प्लान बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एग्रीकल्चर में क्या है भाई, उन बीजों पे रिसर्च करो जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, ठीक है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करो, सॉइल हेल्थ को बढ़ाओ, मॉडिफाइंग क्रॉपिंग प्रैक्टिसेज, उन क्रॉप्स को बढ़ावा दो, जैसे परंपरागत खेती कर रहे हो आप, इसमें गेहूं वगैरह से हटके आप रागी वगैरह और जो मिलेट्स वगैरह उगा रहे हो, ये भी क्लाइमेट एडेप्टेशन का एक पार्ट होता है। बिल्डिंग रेजिलियंस इन अर्बन एरियाज, जो अर्बन जो बिल्डिंग्स होती है उनको ग्रीन बिल्डिंग में कन्वर्ट करो आप, ठीक है। उनमें जो लाइट का यूज करना हो गया, या फिर AC, फैन, कूलर, इनका जो एनर्जी कंजम्पशन उनका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्टिकल गार्डन स्टार्ट किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक IRS ऑफिसर है, मेरा साहब है शायद, तो उन्होंने 7 लाख बोतल, 7 लाख वेस्ट प्लास्टिक बोतल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिस है, जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स वगैरह है, वहाँ पे ये बोतल से वर्टिकल फार्मिंग कर दी, बोतल लटका के उनमें पौधे लगा दिए, ठीक है। उसके अलावा अमृत सिटी, तो वही है कि सिटीज़ में वाटर स्कार्सिटी उसको कम करना है, वाटर बॉडी रिज्यूनेशन करना है, सीवेयर का डाइवर्जन करना है, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर एंड ग्रे वाटर जो भी होता है इसको आपको रिसाइकल करना है। ये सब पढ़ लेना आप, कोई भी चीज़ समझाने की नहीं है। अडेप्टेशन कोस्टल रीजन, तो कोस्टल रीजन में मिस्टी हो गया, है ना, मैंग्रोव्स के लिए। अब ये 2 नंबर 5 नंबर में आ सकता है मिस्टी। तो पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कब लॉन्च किया गया ये पता होना चाहिए। तो बजट 2023 में लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोल एंड हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। तो मैंग्रोव का बढ़ावा देना है और उससे जो कोस्ट लाइन पे जो कम्युनिटी है उनको इनकम भी जनरेट करनी है, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह होगा एक तरीके से। तो ये हो गया, मिस्टी कहाँ गया, ये रहा मिस्टी। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में उद्देश्य मैंग्रोव वनों को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। पुनर्वनीकरण वनीकरण के ये पुनर्वनीकरण क्या होता है, पहले वन थे वो खत्म हो गए, उनको वापस करना है। वनीकरण मतलब नई जो भूमि है उस पर वन उगाना है। मैंग्रोव के लाभ क्या है भाई, हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है, उच्च कार्बन अवशोषण क्षमता होती है, ग्रीन हाउस गैसों को कम करता है, जो कोस्ट लाइन है उसको चक्रवातों से, तूफानों से और ज्वारीय लहरों से बचाता है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में फ्लोरा और फौना बहुत होती है, रॉयल बंगाल टाइगर हो गए, बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। मिस्टी के क्या क्या लक्ष्य है भाई, 5 वर्षों में 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों में 540 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करना है। तो अब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको डेटा लिख के आना पड़ेगा। तो 540 स्क्वायर किलोमीटर एक तो याद रखना है, 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में, और 4.5 मिलियन टन कार्बन सिंक बनाना है इससे। विद पैसा कहां से आएगा, कैंपा फंड होता है, स्टेट कैंपा और नेशनल कैंपा फंड से आएगा, नरेगा वगैरह से आएगा, ठीक है। जल प्रबंधन में अनुकूलन कार्रवाई क्या क्या है कि हालिया जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, नारी शक्ति से जल शक्ति, नारी जो है उनको काम में लो, किस किस में, वर्षा जल संचयन में, जल निकायों का मानचित्रीकरण में, गहन वनीकरण में और जागरूकता सृजन में।
उसके अलावा एक्वीफायर मैपिंग करो, कहाँ पे जो भूजल है वो बहुत कम हो गया है, उसको रिचार्ज करने के लिए सिस्टम बनाओ। भू नीर पोर्टल बनाया, फ्लड वॉच इंडिया ऐप बनाया, ताकि जो फ्लड का जो वाटर है उसको एनिकेट वगैरह के माध्यम से आप स्टोर कर सको। जल संचय जन भागीदारी हो गए, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। अब ये बात डेनमार्क हरित रणनीति की साझेदारी के तहत लेबोरेटरी बनाई गई, ताकि रिवर्स को क्लीन किया जा सके, चाहे गंगा रिवर हो चाहे यमुना हो, इन सबको। ठीक है, मावरा बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना, ये मावरा कहाँ है, मेघालय में। तो इसमें वर्षा जल का संरक्षण करना है, भूजल का पुनर्भरण करना है, झरनों का पुनर्द्वार करना है, क्योंकि मेघालय मावलांग वगैरह उधर जो मेघालय उसमें तो बहुत वो होती है रेन, वर्षा। जल जागरण अभियान छत्तीसगढ़, वर्षा जल संचयन, छत पर जल संग्रहण। ये अब इनमें कोई समझाने की चीजें है नहीं, बस एडेप्टेशन के लिए ये चीजें की गई है भाई। एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। पहले क्या होता था एनर्जी ट्रांजिशन, पहले लकड़ी यूज होती थी, फिर कोयला यूज होने लग गया, फिर तेल और गैस यूज होने लग गया, अब परमाणु और विद्युत ऊर्जा यूज होने लगी। ठीक है, तो भारत की वर्तमान प्रति ये कोई काम का नहीं है, प्रति ऊर्जा खपत कोई काम का नहीं है। सुपर क्रिटिकल, ये जो देखो अलग अलग होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, अल्ट्रा क्रिटिकल होते हैं, सुपर क्रिटिकल होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है, वाटर किस टेम्परेचर और प्रेशर पे यूज किया जा रहा है। तो वाटर का जो फेज डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा तो नहीं होगा, ये प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो लिक्विड और गैस के बीच में किस टेम्परेचर और प्रेशर पे आप कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि लिक्विड वाटर होता है उसको गैस में कन्वर्ट करना है, तभी तो उस दाब पे फिर बिजली बनती है, टरबाइन घूमता है। तो किस टेम्परेचर और प्रेशर पे कन्वर्ट कर रहे हो आप लिक्विड को गैस में, वो डिपेंड करता है उसकी इफिशियंसी कितनी है। ठीक है, तो एक टेम्परेचर बहुत हाई सुपर क्रिटिकल होता है, उस पर यदि आप कन्वर्ट कर रहे हो हाई प्रेशर और उस पर, तो इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक AUCS अल्ट्रा क्या है, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है। ये कहाँ है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, 800 मेगावाट का प्लांट है। 2 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है भाई। AUC अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ है, कोरबा छत्तीसगढ़ में प्रपोज किया गया। 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके समन्वय से बनाई है, NTPC और भेल के द्वारा। ठीक है, सुपर क्रिटिकल जो SC होते हैं सुपर क्रिटिकल, इनसे भी ये 11% इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ठीक है, उत्सर्जन वगैरह कम करता है। और इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन में क्या क्या आपने दिक्कत आ रही है भाई, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हम ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, तो आप अपने पास यूरेनियम और अन्य आवश्यक खनिज नहीं है भाई। परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और अनिश्चितता भी दिक्कत है। जैसे साउथ में एक प्लांट था कुड़नकुलम में, वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। सौर पैनलों का विघटन और पुनर्चक्रण, भाई सोलर पैनल हमने लगा तो दिए, लेकिन 1.25 साल बाद में उनका रिसाइकलिंग करना पड़ेगा, उस पर पॉलिसी वगैरह लानी पड़ेगी। ठीक है, और डेटा सेंटर से उन पे भारी ऊर्जा खपत हो रही है। 2026 तक अमेरिका की कुल विद्युत मांग का 6% केवल डेटा सेंटर पर खपत किया जाएगा। देखो कितनी बढ़िया, अपन ने देखा था डेटा सेंटर्स इटली जैसे देशों के बराबर अभी बिजली की खपत ले रहे, तो ये भी दिक्कत है। थोड़ा सा डेटा पता होना चाहिए। कुल जो अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी 470 गीगावाट है 2025 तक, है ना, मार्च 2025 तक। और उसमें नवीनीकरण कितनी है, 220। तो ये लगभग कितनी है, लगभग 47% है टोटल का। तो अपनी नवीनीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी, वो 47% ऑफ द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी। ठीक है, और 2030 तक अपने को कितना पहुंचना है, 50%, तो पहुंच ही जाएंगे तो आराम से। ठीक है, तो इसमें देखो कोल सबसे ज्यादा है, फिर सोलर है 20.6%, फिर विंड है 10.5%, फिर हाइड्रो है 10.3%। ये टॉप 3 अपने को याद रहना चाहिए। PM जनमन स्कीम क्या है, नई सौर ऊर्जा योजना जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप है और जनजातीय ग्रुप है उनके लिए लाई गई है। 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी जिले से लॉन्च की गई। इसके बारे में डिटेल में टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। PUTGs में भाई ये 1500 बहुउद्देशीय केंद्र बनाने पड़ेंगे, मल्टीपर्पज सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। PM सूर्य घर बिजली योजना आपने खूब पढ़ी ली होगी, ये है ना। वाइबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब कोई भी विंड एनर्जी में प्लांट बनाना चाह रहा हूँ और वो प्लांट नुकसान में चला गया है, तो सरकार उसका फंड कर देती है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट संयंत्र स्थापित हो सके। एनर्जी कॉरिडोर है कि नए सब स्टेशन बनाने पड़ेंगे, नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने पड़ेंगे। जैव ऊर्जा कार्यक्रम, अच्छी से ऊर्जा कार्यक्रम हो गया। ठीक है, सोलर पार्क को बढ़ावा देना पड़ेगा। PM कुसुम योजना हो गई, कंपोनेंट A B C, ये सब आपने प्री में अच्छे से पढ़ा हुआ है। इनके बारे में ज़्यादा इकोनॉमिक्स में दिया हुआ नहीं है, बस नाम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। हाँ, ये आप पढ़ लेना एक बार। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये भी 2 नंबर में आ सकता है। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दी कि ये 2 नंबर में आ सकता है, जैसे मिस्ट्री 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, प्रत्येक वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। लक्ष्य क्या है, 125 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को बनाना है इससे, हाइड्रोजन से। 2030 तक 50 मिलियन मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में कमी लानी है। ठीक है, तो ये 5 ज़्यादा है, इसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन, 50 मिलियन मीट्रिक टन CO2 की उत्सर्जन में कमी लानी है। और 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है। 125 गीगावाट का नवीनीकरणीय क्षमता ऊर्जा करना है। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो इसका बजट हो गया, इसके लक्ष्य वगैरह हो गए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भाई वही वाली बात हो गई कि
बॉन्ड कब जारी किया जाता है? पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो ग्रीन बॉन्ड कब जारी किएंगे? ग्रीन एनर्जी में पैसा लगाने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड जारी कर देती है, उस जो पैसा आया उसको रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम में ले रही है, ठीक है। तो इसकी परिपक्वता अलग अलग होती है, 5, 10, 30 वर्ष। मैं भी बॉन्ड खरीद सकता हूँ ग्रीन बॉन्ड, उससे मुझे 2 फायदे होंगे, एक तो मुझे ब्याज मिलेगा, दूसरे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने में जा रहा है, ठीक है साहब। तो फाइनेंशियल 2024 में 20,000 करोड़ के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए। सोवरेन मतलब सरकार द्वारा, ठीक है साहब। लास्ट पेज आ गया अब तो। ग्रोइंग कार्बन सिंक्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। कार्बन सिंक मतलब जितनी ज्यादा फॉरेस्ट उगाओगे तो वो कार्बन का उत्सर्जन, वो अवशोषण करेंगे, तो सिंक हो गया, कार्बन एक तरीके से घुसता जा रहा है उन पेड़ पौधों में। तो इंडिया एनडीसी का कितना है? 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन अपने को 2030 तक करना है, तो हम इससे भी बेटर कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी हमने एनडीसी टारगेट को सरपास कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है। अब कुछ नहीं है, सिंपल है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे मैं हूँ, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई भी प्राइवेट है, मुझे ग्रीन क्रेडिट कमाने, तो मैं क्या करूँगा? सरकार ने एक वेबसाइट बना रखी है, वहाँ पे अलग अलग पैचेज बना रखे कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, यहाँ पे ये ज़मीन है। इस ज़मीन को आपको आवंटित कर दिया जाएगा कि तुम जाओ यहाँ पे और पेड़ लगा दो। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे एक तो फ़ायदा होगा कि भाई बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि भाई पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और सेंसिटिव होते हैं बहुत लोग, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जगह मिल गई, ऐसा मिल गई। दूसरा होता है कि कंपनियों को सीएसआर फंड में पैसे देने होते हैं, तो कंपनी क्या करेगी कि देखो मैंने वहाँ पे पेड़ लगा दिए थे, इतने करोड़ के पेड़ लगा दिए थे, तो सीएसआर में। उसके अलावा लोगों को इनकम टैक्स में छूट भी मिल जाती है कि मैंने 80,000 के पेड़ लगा दिए तो मुझे इनकम टैक्स में छूट मिल गई, है ना। तो प्राइवेट कंपनीज और पीएसयूज कैन यूज ग्रीन क्रेडिट पार्ट ऑफ द मैंडेटरी सीएसआर एक्टिविटीज इन द फ्यूचर। इंडिविजुअल्स माइट गेट इंसेंटिव लाइक टैक्स बेनिफिट, सब्सिडी, लोअर इंटरेस्ट रेट वगैरह। मैंने लोन लिया अपनी कार के लिए, तो 13% पे लोन मिल रहा था, लेकिन मेरे पास ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में मिनिमम मान लो 50,000 की ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, तो मुझे इस पर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलकर 11% का लोन मिला मुझे, ठीक है, क्योंकि आप एक सेंसिटिव, एक जिम्मेदार नागरिकों की तरह आपने भूमिका निभाई है, ठीक है। तो लैंड बैंक फॉर प्लांटेशन एक्सेसिबल बाय डेडिकेटेड वेब पोर्टल, मैंने मतलब वेब पोर्टल है, उस पर लैंड बैंक से मैं वहाँ पे उस लैंड बैंक में अपने आप को रजिस्टर करके कि मैं यहाँ पे पेड़ लगाऊंगा, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम, जून 2024 में 80 करोड़ सीडलिंग्स 2024 तक, सितंबर 2024 80 करोड़ पेड़ मतलब वो सेपलिंग्स लगा दिए गए, और एक दिन में एक बार रिकॉर्ड सेट हुआ था, 5 लाख सेपलिंग्स लगा दी थी। ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। एयर पोल्यूशन ये कोई काम का नहीं है, मतलब दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा G7 कंट्रीज आपको पता ही है, कनाडा यूएसए हो गया, 4 इधर की हो गई इसकी यूरोपियन यूनियन की, यूके फ्रांस जर्मनी इटली, और एक एशियन कंट्री जो गई जापान। बेड हार्मोनिक्स क्या होता है? ये भी कोई काम का नहीं है, बता देता हूँ वैसे, कि बहुत बार क्या होता है कि हम जब इसको एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं कहीं और जगह, तो हाउस होल्ड है, घरों में बिजली की कमी पड़ जाती है, उससे क्या उपकरण वगैरह फूकने की संभावना होती है। भाई जितना भी वोल्टेज आ रहा है उससे कम आएगा तो फिर फूकने की संभावना होती है, ठीक है। तो पावर सप्लाई टू हाउस होल्ड्स कैन अकाउंट फॉर इंक्रीज पावर कंजप्शन बाय डेटा सेंटर्स, क्योंकि डेटा सेंटर्स में अपने डाइवर्ट कर दी तो हाउस होल्ड्स में कम जा रही है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो मान लो कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री लगा रखा है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि भाई वो प्लास्टिक का निवारण भी करे, रिसाइकलिंग का भी एक प्लांट लगाए, तो एक्सटेंड वो प्रोड्यूसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है कि उस प्लास्टिक को उठवा भी सही वहां से जो भी कचरा फेंका जा रहा है उसको, ठीक है। फिनिशिंग द फूड ऑन द प्लेट कैन अवॉइड 90 kg ऑफ एनुअल फूड वेस्ट पर्पज। अब ये डेटा क्यों दिया भाई? कभी कभी 10 मार्कर क्वेश्चन में रिसाइकलिंग वगैरह में काम आ जाता है कि भाई यदि आप अपनी प्लेट है उसको पूरा खा भी लेते हो ना, वेस्ट नहीं छोड़ते हो ना, तो 90 किलो एनुअल फूड आप वेस्ट होने से बचाते हो। 90 किलो बहुत होता है यार, ठीक है। रिसाइकलिंग 1 टन ऑफ न्यूज़पेपर कैन अवॉइड 25,000 लीटर ऑफ वाटर वेस्टेज। यदि आप 1 टन न्यूज़पेपर जो होता है खराब उसको रिसाइकल करते हो तो आप 25,000 लीटर पानी बचा लेते हो, ठीक है। ये सब डेटा 10 मार्कर क्वेश्चन में काम आता है, बाकी ज़्यादा लोड लेना नहीं है। खत्म कर दिया है हमने इकोनॉमिक्स। आई होप आई डिड जस्टिस विथ इकोनॉमिक्स, और थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए। करते रहेंगे, और बस, और तो क्या ही है, शेयर कर दिया करो। यूजुअली बोलता नहीं हूँ शेयर करने के लिए, बट अच्छी चीज़ है कनेक्ट सिविल से। आपको लगता है कि हाँ यार ये लोग जेन्युइनली एफर्ट मार रहे हैं, दे आर ट्राइंग हार्ड टू चेंज द मार्केट इकोनॉमिक्स, तो प्लीज़ शेयर कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच। लाइक कर दो, डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट कर दो, अच्छा बुरा जो भी आपको अच्छा लगा हो, जो भी कमियाँ आपको लगती हो लेक्चर्स में या फिर इस तरीके में या फिर मेरे में, वो आप ऑनेस्टली लिख सकते हो। यदि हमें अच्छा लगेगा वो, तो हम उसको सुधार जरूर करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अब वो कमेंट भी आने लग गए, दूसरे वाले जो मास वाले कमेंट होते हैं ना, एक दूसरे से जलने वाले रो सब, तो इग्नोर ही करना है, आपको भी इग्नोर ही करना है उन कमेंट्स को, फालतू मुंह नहीं लगना है किसी के, ठीक है।
हमारे लिए आप मैटर करते हो जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अपने गोल की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हो। ओके जी, बाय बाय।